नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोचने और बोलने की क्षमता को बदल कर रख देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजी से सोचो, साहस से बात करो किताब की। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम तेजी से सोच सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते हैं। क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करना चाहते हैं या फिर अपनी सोचने की गति को बढ़ाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं तेजी से सोचो, साहस से बात करो का यह शानदार सारांश। एक अच्छा त्वरित भाषण तैयार करने में मुझे आमतौर पर 3 सप्ताह से अधिक का समय लगता है। मार्क ट्वेन, आप क्या देखते हैं? यह प्रश्न यद्यपि सीधा और हानिरहित प्रतीत होता है, लेकिन बार बार हमें घटक स्थिति में डाल देता है। हमारे सहयोगियों द्वारा यहाँ तक कि बच्चे की भावना को अवसाद, चिंता या यहाँ तक कि मजबूत करने की क्षमता भी हो सकती है। ऐसे दस्तावेजों से अचंभित होना खोखला हो सकता है, जो हमें ऐसी स्थिति में पेश करता है जहां हमें एक अतिरिक्त, सुसंगत और कुछ हद तक आकर्षक जवाब देने की क्षमता मिलती है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य शर्मिंदगी से बचना और अपनी योग्यता बनाना है। हालांकि नजरिए में बदलाव और कुछ कौशल विकसित करने से हम इन उच्च दबाव वाले नशे के दौरान प्रभावशाली संचार बन सकते हैं। ऐसी प्राकृतिकता को न केवल आसानी से बनाए रखा जा सकता है, बल्कि उनका आनंद भी उठाया जा सकता है। वास्तविक पाठ्यक्रम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कुंजी अभ्यास और तैयारी निहित है। अपने संचार कौशल को निखारने, जड़ जमाई हुई संभावना से मुक्त होने और सोच समझकर चुनाव करने के प्रति समर्पण के साथ कोई भी व्यक्ति सहज चर्चाओं में चमक सकता है। फ्रेंचाइजी यह है कि इन फ्रांजिला रैली के लिए तैयारी करने से हम अपने विचारों और व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण रूप से बातचीत कर रहे हैं। कल्पना करें कि आप सहज हैं और अपनी संवाद क्षमता में सहायक बने हुए हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां बोलने के लिए कहा जाता है कि एक कठिन चुनौती के बजाय जुड़ना, सीखना और जुड़ाव का अवसर मिलता है। कल्पना करें कि आप सहजता से संवाद कर रहे हैं, बिना किसी सामान्य भ्रम के, और अपना संदेश स्पष्ट, आकर्षक और सम्मोहक तरीके से दे रहे हैं। क्या होगा यदि आप इन मोटे गले को लगा हेयर स्टाइल, अपने सबसे बड़े परसेस्टिव सोप्शन और अलग अलग लाइट के नीचे के सामान से बोले गए हेयर स्टाइल? यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे। भाग 1, प्लास्टिक से बात करने की पद्धति। बेहतर सहज वाणी के लिए 6 चरण। शांत रहें, चित्र बनाएं, पुनर्परिभाषित करें, अवलोकन, संरचना करें, ध्यान। अध्याय 1, शांति चिंता के राक्षस को वश में करें। सहज संचार या किसी भी संचार को शुरुआत में बेहतर बनाना अक्सर इसके साथ होने वाली तीव्र चिंता को नुकसान पहुंचाने से होता है। चिंता हमारी ध्यान, ऊर्जा और प्रभावकारी रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को समाप्त कर सकती है, जिससे संदेह और कम होने का एक आत्म सुदृढ़ चक्र बन जाता है। यह चक्र उस बिंदु तक बढ़ सकता है जहां हम उच्च दबाव वाली गहराई में शामिल हो सकते हैं। चिंता का सामना करना उच्च दाब स्थितियों में अपनी चिंता को सामान्य मानकर सीधे उसका समाधान करें। खुद को याद दिलाएं कि घबराहट महसूस करना एक सामान्य प्रतिक्रिया है और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना उचित है। अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना आपको नियंत्रण की भावना को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपको नकारात्मक भावनाओं से दूर रख सकता है। चिंता को उत्साह के रूप में पुनः परिभाषित करना। चिंता और उत्तेजना में समान शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमें सतर्कता की उच्च अवस्था में ले जाती हैं। चिंता को उत्तेजना के रूप में फिर से व्याख्यायित करके हम स्थिति की अपनी व्याख्या पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा बोलने का अनुभव सशक्तिकरण में बदल जाता है। शांति के लिए श्वास तकनीक, गहरी नियंत्रित सांस लेना तंत्रिका लक्षणों को कम करने का एक सिद्ध तरीका है। लंबी सांस लेने के बाद लंबी सांस छोड़ने का अभ्यास करने से तंत्रिका तंत्र जल्दी शांत हो सकता है, हृदय गति कम हो सकती है और भाषण धीमा हो सकता है। शारीरिक गतिविधियों को धीमा करना तेज बोलने वालों के लिए। शारीरिक हाव भाव को धीमा करना भाषण की गति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हमारी बोली अक्सर हमारी हरकतों के साथ तालमेल बिठाती है, इसीलिए हाव भाव को नियंत्रित करने से धीमी, स्पष्ट संचार हो सकता है। सकारात्मक आत्मचर्चा। नकारात्मक आंतरिक एकालापों को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलना
पेशेवर एथलीटों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों के समान मन को केंद्रित करने और आत्मसंदेह को कम करने में मदद कर सकता है। यह मानसिक बदलाव अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास की अनुमति देता है। स्मृति क्षीणता के लिए रणनीतियां। अगर आप खुद को शब्दों के अभाव में पाते हैं तो हाल ही में दिए गए बयानों को फिर से पढ़ना आपके विचारों को फिर से इकट्ठा करने का एक मौका दे सकता है। यह तकनीक खोई हुई वस्तुओं की खोज करते समय कदमों को फिर से खोजने के समान है, जो आपके विचारों की श्रृंखला को फिर से संगठित करने और दर्शकों की भागीदारी बनाए रखने में मदद कर सकती है। प्रश्नों के साथ समय खरीदना। सामान्य प्रासंगिक प्रश्न पूछने से आपको कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, जिससे आप अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपके दर्शकों को भी आकर्षित करता है, ध्यान को दूसरी ओर मोड़ता है और आपको फिर से संगठित होने का एक पल देता है। दर्शकों के ध्यान पर परिप्रेक्ष्य। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि श्रोतागण अक्सर अपनी चिंताओं में व्यस्त रहते हैं और हो सकता है कि वे हमारी उतनी बारीकी से जांच न करें जितना हम डरते हैं। यह एहसास हमारे द्वारा खुद पर डाले जाने वाले दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। फिलर शब्दों का प्रबंधन। सांस लेने की तकनीक के जरिए पूरक शब्दों के अत्यधिक इस्तेमाल पर लगाम लगाई जा सकती है। वाक्य के अंत को सांस छोड़ने के साथ जोड़कर हम स्वाभाविक रूप से पूरक शब्दों की उपस्थिति को कम करते हैं, जिससे संचार अधिक परिष्कृत और प्रभावी हो जाता है। व्यावहारिक अभ्यास और उपकरण। सांस पर नियंत्रण के साथ भाषण का अभ्यास करने से प्रवाह में सुधार हो सकता है और पूरक शब्दों को कम किया जा सकता है। Poised.com, ओराई और लाइक्सो जैसे उपकरणों का उपयोग करके फीडबैक दिया जा सकता है और बोलने के कौशल को निखारने में मदद मिल सकती है। मौखिक पूरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है और समग्र संचार कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तो संक्षेप में अपनी चिंता के लक्षणों पर ध्यान देने की तकनीकें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपनी भावनाओं का सामना करें और उन्हें स्वीकार करें, यह समझते हुए कि ऐसी प्रतिक्रियाएं सामान्य और उचित दोनों हैं। सांस लें, गहरी सांस लें, अपने पेट को पूरी तरह से फैलने दें। योग की तरह इस तरह की सांसें चिंता की भावनाओं को कम कर सकती हैं। अपनी सांसों को अंदर लेने की अवधि से दुगुनी अवधि तक बाहर छोड़ें। अपनी हरकतों को धीमा करें, अपने हाव भाव और हरकतों की गति कम करें। चूंकि आपकी बोलने की लय अक्सर आपकी शारीरिक क्रियाओं के साथ मेल खाती है, इसीलिए इन्हें धीमा करने से भी आपकी वाणी शांत हो सकती है। अपने शरीर को ठंडा रखें। ठंडे पानी की बोतल या कोई अन्य ठंडी वस्तु लें। शारीरिक रूप से ठंडा होने से शर्मिंदगी और पसीना आना कम हो सकता है। लार बनाना, गम चबाने या लॉजेंस चूसने से अपनी लार ग्रंथियों को उत्तेजित करें, जिससे घबराहट के साथ जुड़े शुष्क मुंह की समस्या से राहत मिल सकती है। सकारात्मक आत्मचर्चा। चुपचाप अपने आप से सकारात्मक मंत्र दोहराएं। सकारात्मक आंतरिक संवाद आत्म आलोचनात्मक विचारों को दबाने और आपकी मानसिकता को अधिक रचनात्मक दिशा की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। रिवाइंड करें और प्रगति के लिए प्रश्न पूछें। अपनी याददाश्त को मजबूत करने के लिए पिछले कथनों को दोहराना या अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछना ठीक है, हालांकि इसे ज्यादा ना करें। याद रखने और जुड़ाव के लिए दोहराव का संयम से इस्तेमाल करें। तर्क संगत बने। किसी स्थिति के सबसे चुनौतीपूर्ण परिणाम पर विचार करें और खुद को याद दिलाएं कि सबसे खराब स्थिति में भी परिणाम अक्सर कल्पना से कम भयानक होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी चिंताओं में उलझे रहते हैं। संभवतः वे आपके कार्यों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना आप डर सकते हैं। फिलर्स को कम करने के लिए सांस अंदर लें। वाक्यों को इस तरह से समाप्त करें कि आपको सांस अंदर लेनी पड़े, जिससे स्वाभाविक रूप से लाइक और ओके जैसे फिलर शब्दों का इस्तेमाल कम हो जाएगा। यह तकनीक आपके भाषण को सुव्यवस्थित करती है, जिससे यह अधिक धारा प्रवाह और प्रभावी बन जाता है। अपने आप को एमपी करें। चिंता के लक्षणों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न केवल विभिन्न तकनीकों को सीखना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वे आपके दृष्टिकोण का अभिन्न अंग बन जाएं। विभिन्न रणनीतियों से खुद को परिचित करने के बाद उन लोगों का चयन करें जो आपके साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित होते हैं, जिसे व्यक्तिगत चिंता प्रबंधन योजना AMP कहा जा सकता है। यह योजना आपके नियंत्रण और एकाग्रता को बढ़ाकर
आपको बोलने की स्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए उत्साहित और प्रेरित कर सकती है। 3 से 5 रणनीतियों का एक सेट चुनें जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे प्रभावी हैं और विशेष रूप से उन चिंता लक्षणों को लक्षित करें जिनका आप अक्सर सामना करते हैं। चिंता प्रबंधन योजनाओं के उदाहरण बूम वर्तमान में रहें। भविष्य में क्या गलत हो सकता है, इसकी चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कार्यों पर ध्यान दें। अपनी वाणी की गति को नियंत्रित करने के लिए अपनी शारीरिक गतिविधियों की गति धीमी करें। अपने शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करें। गहरी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी सांस छोड़ने की अवधि सांस लेने की अवधि से दोगुनी हो। मंत्र। अपने आप को शांत और केंद्रित करने के लिए सकारात्मक मंत्रों या वाक्यांशों का प्रयोग करें जिससे ध्यान में वृद्धि हो। अध्याय 2। अनलॉक करें। सामान्यता को अधिकतम करें। औसत दर्जे की कोशिश करना अक्सर नापसंद किया जाता है क्योंकि उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना सामान्य लक्ष्य है। हालांकि जब सहज संचार की बात आती है तो औसत दर्जे का होना आपके बोलने की प्रभावशीलता को विरोधाभासी रूप से बढ़ा सकता है। खुद को औसत दर्जे का होने की अनुमति देना आपको पूर्णता की बाधाओं से मुक्त करता है, जिससे आप अधिक आकर्षक और प्रामाणिक वक्ता बन जाते हैं। रोजमर्रा के कामों में हम अक्सर सटीकता के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी सहज बोलने की तरल गतिशीलता में कोई एकल सही या परफेक्ट दृष्टिकोण नहीं है, केवल प्रभावशीलता की अलग अलग डिग्री है। सही तरीका खोजने का प्रयास वास्तव में हमारे दर्शकों से जुड़ने और खुद को वास्तव में व्यक्त करने की हमारी क्षमता को बाधित कर सकता है। इस घटना को संज्ञानात्मक भार सिद्धांत के माध्यम से समझा जाता है, जो बताता है कि हमारी कार्यशील स्मृति की क्षमता सीमित है। हमारे सूचना संतृप्त वातावरण में डेटा का अधिभार इस क्षमता को अभिभूत कर सकता है, जिससे सीखना और अनुकूलन करना अधिक कठिन हो जाता है। सामना करने के लिए हमारा मस्तिष्क शॉर्टकट या हेउरिस्टिक्स का उपयोग करता है, जिससे हम चुनौतियों को अधिक कुशलता से नेविगेट कर पाते हैं। ये मानसिक शॉर्टकट पूर्णता की हमारी इच्छा को प्रबंधित करने और हमें केवल पर्याप्त रूप से अच्छा होने की प्रभावशीलता को अपनाने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण है। ह्यूरिस्टिक्स जटिल परिदृश्यों में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने में ह्यूरिस्टिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारे संज्ञानात्मक भार को काफी कम करता है। इन मानसिक शॉर्टकट के बिना हम खुद को सबसे सरल निर्णयों से अभिभूत पाएंगे, जैसे कि किराने की दुकान पर स्पेगेटी सॉस का चयन करना, एक किफायती जैविक विकल्प को प्राथमिकता देने जैसे सीधे मानदंड को लागू करने के बजाय हर विकल्प को सावधानीपूर्वक तौलना। ह्यूरिस्टिक्स की सीमाएं। हालांकि ह्यूरिस्टिक्स पर निर्भर होने के अपने नुकसान भी हैं। सबसे पहले यह हमारी सहजता और उपस्थिति को कम कर सकता है, खासकर सामाजिक बातचीत में जहां बारीकियों और व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अनुरोध के विशिष्ट संदर्भ पर विचार किए बिना किसी मीटिंग पर स्वचालित रूप से फीडबैक प्रदान करने से भावनात्मक संकेत छूट सकते हैं या जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। दूसरा, हेयूरिस्टिक्स हमारी रचनात्मकता को दबा सकता है। नियमबद्ध सोच का पालन करने से हमारी नवीन कल्पनाशील प्रतिक्रियाओं की कल्पना करने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे हम पूर्वानुमानित पारंपरिक समाधानों की ओर अग्रसर होते हैं। इन मानसिक मॉडलों से मुक्त होने से रचनात्मक संभावनाओं और अभिनव समाधानों का खजाना खुल सकता है। ह्यूरिस्टिक सीमाओं का मुकाबला करने की रणनीतियां अपने संचार कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए ये पूरी तरह से ह्यूरिस्टिक्स को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में अधिक जागरूक होने के बारे में है कि हम उनका उपयोग कब और कैसे करते हैं। उन क्षणों को पहचानना जब ह्यूरिस्टिक्स हमारी प्रतिक्रियाओं को सीमित कर सकता है, हमें रुकने, स्थिति का नए सिरे से आकलन करने और संभवतः अधिक विचारशील, अनुकूलित दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है। हेयूरिस्टिक निर्भरता के संकेतों के प्रति सतर्क रहना, विशेष रूप से तनाव के दौरान या जब बहुत सारे विकल्पों का सामना करना पड़ता है, तो हमें स्वचालित प्रतिक्रियाओं से अलग होने के अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। अलग अलग दृष्टिकोणों या तरीकों के साथ प्रयोग करना, जैसे कि एथलीट अपने गैर प्रमुख हाथ से प्रशिक्षण लेता है, आदतन पैटर्न को बाधित कर सकता है और सोचने और प्रतिक्रिया करने के नए तरीकों को बढ़ावा दे सकता है। हेयूरिस्टिक उपयोग को संतुलित करना, जबकि दैनिक जीवन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए ह्यूरिस्टिक्स अमूल्य हैं।
कुछ संदर्भों में उनकी सीमाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाने के लिए खुले रहने और अधिक अनुकूली, लचीले दृष्टिकोणों को अपनाने से हम सहज स्थितियों में अधिक रचनात्मक और सार्थक रूप से संलग्न होने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण हमें ह्यूरिस्टिक्स के लाभों को संरक्षित करने की अनुमति देता है, जबकि उनकी बाधाओं को कम करता है, जिससे अधिक समृद्ध, अधिक आविष्कारशील बातचीत और समाधान प्राप्त होते हैं। अपने मानकों में डील दें मैट अब्राहम की कक्षा में एक ऐसा मामला था जहां एक छात्र गलत नाम चिल्लाओ के खेल के दौरान खुद को उम्मीद के मुताबिक भाग लेने में असमर्थ पाया। खेल की सरलता के बावजूद जहां उद्देश्य वस्तुओं का गलत नाम बताना था, यह छात्र अनिर्णय के चक्र में फंस गया। एक भी गलत नाम नहीं बोल पाया। वह वहीं खड़ा रहा, बार बार एक ही वस्तु की ओर इशारा करता रहा, अपनी आंतरिक बाधाओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष करता रहा। जब उससे उसकी हिचकिचाहट के बारे में पूछा गया तो उसने सही गलत नाम खोजने के लिए अपने स्वयं के लगाए गए मानकों को दरकिनार करने में अपनी कठिनाई का खुलासा किया, जो व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर संभावित प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें खारिज करने की गहरी आदत को दर्शाता है। यह उदाहरण अनिश्चितता की भावनाओं को कम करने और अप्रत्याशित स्थितियों में नियंत्रण की झलक पाने के साधन के रूप में आत्म मूल्यांकन और पूर्णता की तलाश करने की व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करता है। इस तरह का आत्मनिर्णय अस्थायी रूप से नियंत्रण की भावना प्रदान करते हुए अक्सर जीवन के अप्रत्याशित तत्वों को प्रबंधित करने की इच्छा से उत्पन्न होता है, सार्वजनिक स्थानों पर बोलने से लेकर महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेने तक। यह व्यवहार प्रदर्शन पर जुनूनी होकर भेद्यता से निपटने के लिए एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति का सुझाव देता है, भले ही परिणाम काफी हद तक अप्रत्याशित रहें। सुस्त होने का साहस करें। हम अपने संचार में आत्म आलोचना और पूर्णता की निरंतर खोज को कैसे कम कर सकते हैं? एक आश्चर्यजनक रूप से सरल लेकिन गहन रणनीति यह है कि हम अपने आप को बिना ज्यादा सोचे समझे काम करने की स्वतंत्रता दें। यह दृष्टिकोण इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर में एक बुनियादी सिद्धांत है। अनुभवी इम्प्रोवाइजर काफी अच्छा है। यह महान है कि मानसिकता को अपनाकर और खुद को सुस्त होने की हिम्मत करने के लिए प्रोत्साहित करके पूर्णता की अपनी खोज पर विजय प्राप्त करते हैं। यह दर्शन इस बात को रेखांकित करता है कि खुद को पूर्ण से कम होने की अनुमति देकर हम विडंबना यह है कि आकर्षक और प्रामाणिक होने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। जैसा कि इम्प्रोवाइजेशन के विशेषज्ञ डैन क्लेन स्पष्ट करते हैं, मौलिकता के लिए प्रयास करने से अक्सर एक विरोधाभास पैदा होता है, जहां प्रयास अद्वितीयता के प्रयासों के समुद्र में मिल जाते हैं। इसके विपरीत सीधा और वास्तविक होना, साधारण को अपनाना अक्सर अभिव्यक्ति के सबसे प्रामाणिक और सम्मोहक रूप की ओर ले जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि संचार में कोई भी तरीका पूर्णतः सही या गलत नहीं होता, बल्कि प्रभावशीलता का एक स्पेक्ट्रम होता है। अपना ध्यान सही अभिव्यक्ति खोजने की कोशिश करने से हटाकर केवल खुद को अभिव्यक्त करने पर केंद्रित करने से आत्म लगाए गए दबाव को कम किया जा सकता है। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें अधिक स्वतंत्र रूप से संवाद करने में सक्षम बनाता है, संज्ञानात्मक भार को कम करता है और हमारी अनूठी आवाज को चमकने देता है। गलतियों को प्रक्रिया का हिस्सा मानना, जैसे कि फिल्म निर्माण में छूटे हुए दृश्य, दोष रहित संचार के लिए प्रयास करने के बोझ को भी कम कर सकता है। यह पुनर्संरचना हमें गलतियों को विफलताओं के रूप में नहीं, बल्कि अधिक वास्तविक और प्रभावशाली बातचीत के लिए कदम के रूप में देखने में मदद करती है। रीफ्रेम पेशेवर सेटिंग में गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना नवाचार और निरंतर सुधार की संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस दृष्टिकोण का एक व्यावहारिक उदाहरण एक सॉफ्टवेयर कंपनी में विफलता शुक्रवार की शुरुआत के माध्यम से लागू किया गया था। इन दिनों पूरा संगठन एक सांप्रदायिक दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठा होता है, जिसके दौरान व्यक्ति व्यक्तिगत असफलताओं को साझा करते हैं। सबसे व्यावहारिक विफलता को एक पुरस्कार से मान्यता दी गई, जिसका उद्देश्य गलतियों को दूर करना, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना और सामूहिक सीखने को बढ़ावा देना था। प्रदर्शनों से सहज बातचीत की हमारी धारणा को अधिक स्वाभाविक बातचीत में बदलना भी दबाव को कम कर सकता है। प्रदर्शनों के विपरीत, जो अक्सर रिहर्सल और पूर्णता की मांग करते हैं, बातचीत अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, त्रुटियों से बचने के बजाय कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करती है। जबकि भेद्यता अभी भी मौजूद हो सकती है,
यह औपचारिक प्रदर्शन संदर्भों की तुलना में काफी कम तीव्र है, जिससे अधिक वास्तविक और आराम से आदान प्रदान की अनुमति मिलती है। संचार को वार्तालापात्मक मॉडल की ओर परिवर्तित करने के लिए कई समायोजन किए जा सकते हैं। भाषा का प्रयोग अक्सर स्पॉटलाइट हमें औपचारिक और अलग लहजे को अपनाने के लिए मजबूर करती है। गर्म, अधिक आकर्षक भाषा का चयन करने से बातचीत अधिक वास्तविक और कम नाटकीय लग सकती है। प्रश्नों को शामिल करना। प्रश्नों का उपयोग संवाद को बढ़ावा देता है, एक आलाप को एक संवादात्मक आदान प्रदान में बदल देता है। यह न केवल बातचीत को अधिक आकर्षक बनाता है, बल्कि कथनों को अंतर्निहित पूछताछ के जवाब के रूप में भी प्रस्तुत करता है, जिससे संवाद का प्रवाह बढ़ता है। अति याद करने से बचना। अचानक बोलने की स्थिति के लिए प्रतिक्रियाओं को याद करके तैयारी करने से स्क्रिप्ट से विचलन पर चिंता बढ़ सकती है। इसके बजाय विचारों को एक संक्षिप्त रूपरेखा में व्यवस्थित करने से लचीलापन और सहजता मिलती है। शब्द दर शब्द वितरण के बजाय संदेश के सार पर ध्यान केंद्रित होता है। यह दृष्टिकोण सामग्री के साथ गहन जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है और संचार की अधिक स्वाभाविक और बातचीत की शैली को सुविधाजनक बनाता है। तकनीकों का सारांश। ह्यूरिस्टिक्स के प्रति सतर्क रहें। इस बात से अवगत रहें कि आप कब ह्यूरिस्टिक्स पर भरोसा कर रहे हैं, जो अक्सर भूख, थकान या चिड़चिड़ापन जैसे तनाव कारकों से प्रेरित होता है। धीमा होना और चिंतन करना मौलिकता और जुड़ाव को बढ़ाता है। नीरस होने का साहस करें, पूर्णता प्राप्त करने के बारे में भूल जाए और बिना ज्यादा सोचे समझे कार्रवाई का एक अधिक सीधा दृष्टिकोण अपनाएं। यह मानसिकता आपको अधिक रचनात्मकता और सहजता के लिए स्वतंत्र करती है। गलतियों को अपनाएं। गलतियों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए मूल्यवान कदम के रूप में देखें, जैसे कि किसी फिल्म निर्माण में आउटटेक। यह दृष्टिकोण आपके असफलताओं को देखने के तरीके को बदल देता है, जिससे आपकी विकास यात्रा समृद्ध होती है। बातचीत करें। समझें कि आप अपने सबसे कठोर आलोचक हैं और दूसरे लोग उतने निर्णायक नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। औपचारिक प्रदर्शनों के बजाय अनौपचारिक बातचीत के रूप में बातचीत करने से संचार में काफी आसानी हो सकती है। अनौपचारिकता चुनें। अधिक सहज और सुलभ लहजे को अपनाने से कथित प्रदर्शन को आकर्षक वार्तालाप में बदला जा सकता है, जिससे बातचीत अधिक व्यक्तिगत और वास्तविक लगती है। संवाद एक आलाप नहीं, सूचना का एकमात्र स्रोत होने से हटकर संवाद में शामिल होना। प्रश्न पूछना और आगे पीछे बातचीत को बढ़ावा देना संचार को समृद्ध बनाता है, इसे अधिक गतिशील और आनंददायक बनाता है। तत्काल तैयारी सबसे अच्छी है। भाषणों या प्रतिक्रियाओं को याद करने के बजाय मुख्य बिंदुओं या संकेतों के साथ तैयारी करें। यह दृष्टिकोण संज्ञानात्मक तनाव को कम करता है और अधिक स्वाभाविक और आकर्षक प्रस्तुति को बढ़ावा देता है। अध्याय 3। पुनर्परिभाषित करें। अपनी मानसिकता पर ध्यान दें। अचानक संचार की चुनौती अक्सर हमें इसे एक खतरे के रूप में देखने पर मजबूर करती है, एक युद्ध का मैदान जहां हमें अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए। यह रक्षात्मक रुख न केवल गतिशील और भावुक संचार के लिए हमारी ऊर्जा को खत्म करता है, बल्कि नकारात्मक, भावनात्मक और शारीरिक संकेतों को भी ट्रिगर करता है, जिससे एक ऐसी मानसिकता बनती है जो खुली और ग्रहणशील होने के बजाय अधिक बंद हो जाती है। हालांकि सहज संचार को समृद्ध अवसर के रूप में देखने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम खुद को अधिक आरामदेह और आकर्षक बातचीत के लिए खोलते हैं। यह मानसिकता हमारे वास्तविक व्यक्तित्व को उभरने देती है और संचार प्रक्रिया को आनंददायक बनाती है, जिससे हमारे विचारों की विविधता को अपनाने के लिए हमारे क्षितिज का विस्तार होता है। हमारे संवाद के दौरान आलोचना या व्यवधान का सामना करने की आशंका आम है। हमें डर है कि ये व्यवधान हमारे विचारों को पटरी से उतार सकते हैं, हमें शर्मिंदा कर सकते हैं या हमारे तर्क में कमियों को उजागर कर सकते हैं। फिर भी एक प्रसिद्ध कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ट्रेवर वॉलेस ऐसे व्यवधानों को व्यवधान के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे अनूठे अवसरों के रूप में देखते हैं जो बातचीत में एक अपूरणीय गतिशीलता जोड़ते हैं। वह इन क्षणों का लाभ उठाते हैं, आलोचकों से बातचीत करते हैं ताकि अप्रत्याशित और अक्सर ज्ञानवर्धक रास्ते खोजे जा सकें। स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक आलिया क्रूम की अंतर्दृष्टि पर आधारित, जो इस बात में माहिर हैं कि हमारी धारणाएं हमारे अनुभवों को कैसे आकार देती हैं, मानसिकता में कई तरह के बदलाव अपनाना फायदेमंद होता है। ये बदलाव सहज संचार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं, हमें आशंका की जगह से प्रत्याशा
और जुड़ाव की ओर ले जाते हैं, जिससे हमारी डिलीवरी और दर्शकों के साथ हमारा जुड़ाव दोनों बेहतर होते हैं। मानसिकता में बदलाव WNION स्थिर से विकास की ओर मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक द्वारा बताए गए स्थिर और विकास मानसिकता के बीच का अंतर इस बात की गहन जानकारी देता है कि हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को कैसे समझते हैं। एक स्थिर मानसिकता हमारी बुद्धिमत्ता और कौशल को स्थिर विशेषताओं के रूप में देखती है, या तो हमारे पास वे हैं या नहीं। इसके विपरीत एक विकास मानसिकता विकास की संभावना को अपनाती है, यह सुझाव देते हुए कि हमारी क्षमताएं और समझ समय के साथ प्रयास और अनुभव के माध्यम से विकसित हो सकती हैं। ड्वेक के शोध में विकास की मानसिकता अपनाने के महत्वपूर्ण लाभों को रेखांकित किया गया है। विशेष रूप से हम व्यक्तिगत उन्नति के लिए चुनौतियों और अवसरों का सामना कैसे करते हैं। जो व्यक्ति खुद को विकास और सीखने में सक्षम मानते हैं, वे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, खासकर संचार में। अध्ययनों से पता चलता है कि विकास की मानसिकता वाले लोगों को सार्वजनिक बोलने के बारे में कम चिंता होती है। उनके संचार कौशल का उच्च आत्म मूल्यांकन होता है और वे अपने भाषण की बारीकियों और प्रभावों के साथ अधिक गहराई से जुड़ते हैं। जब संचार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो अभी तक नहीं दृष्टिकोण को अपनाना परिवर्तनकारी हो सकता है। इस मानसिकता का तात्पर्य है कि भले ही आपने तत्काल बोलने के सभी पहलुओं में महारत हासिल न की हो, लेकिन महारत हासिल करने की संभावना अभी भी खुली हुई है। यह समय और प्रयास का मामला है, किसी निश्चित सीमा का नहीं। इस अभी नहीं रुख को अपनाने से आत्मचिंतन और रचनात्मक प्रश्नों की खोज को बढ़ावा मिलता है, जो व्यक्तिगत विकास और संचार में सुधार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मानसिकता परिवर्तन नंबर 2, अपने बारे में सोचने से अपने दर्शकों के बारे में सोचना। अक्सर जब हमें अचानक बोलने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो हमारी प्रवृत्ति दबाव को आंतरिक रूप से स्वीकार करने की होती है और हम स्थिति को व्यक्तिगत परीक्षण के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण हमें रक्षात्मक रुख में डाल देता है और हमारा ध्यान हमारे प्रदर्शन और कथित जांच के प्रति प्रतिक्रिया पर अत्यधिक केंद्रित हो जाता है। हालांकि परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव में हमारा ध्यान खुद से हटाकर अपने श्रोताओं पर केंद्रित करना शामिल है। यह पहचानना मददगार है कि हमारे डर के विपरीत हमारे अधिकांश श्रोता हमारे लिए ही हैं। वे असुविधा या असफलता की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे सकारात्मक और आकर्षक आदान प्रदान की उम्मीद कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग दूसरों में सामाजिक अजीबता को देखने की असुविधा से बचना पसंद करते हैं और एक सहज और सुखद बातचीत की ओर झुकाव रखते हैं। दर्शकों के दृष्टिकोण और सफल संचार के लिए उनकी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करके हम स्वयं पर लगाए गए दबाव को कम कर सकते हैं और स्थिति को अधिक बाहरी और सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता के साथ देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारी चिंता को कम करने में मदद करता है, बल्कि हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने और उन्हें प्रभावी ढंग से जवाब देने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाता है। मानसिकता में बदलाव 3, हाँ लेकिन या नहीं से हाँ और। हम अक्सर खुद को दूसरों के सुझावों का विरोध करते हुए पाते हैं। या तो उन्हें नहीं कहकर सीधे खारिज कर देते हैं, या हाँ लेकिन कहकर अपनी स्वीकृति को स्पष्ट कर देते हैं। इस आदत के कारण आपत्तियां, आलोचनाएं और ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो आगे की चर्चा को बाधित करती हैं। इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर से हाँ और मानसिकता को अपनाने से हमें जो प्रस्तुत किया जाता है उसे स्वीकार करने और फिर उसमें अपने विचारों का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण सही या गलत प्रतिक्रियाओं की धारणा को समाप्त करता है। इसके बजाय प्रत्येक नए योगदान के साथ बातचीत को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ और न केवल सरल है, बल्कि रचनात्मकता और खुलेपन को बढ़ावा देने में भी बेहद प्रभावी है। सहज बातचीत में हाँ और को शामिल करने के लिए सहमति में भी सामान्य आधार की पहचान करके और उसे बनाने से शुरुआत करें। नियमित रूप से सहमति के इन बिंदुओं पर दोबारा विचार करने से सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बन सकता है, जिससे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहें और दूसरों के विचारों को जल्दबाजी में खारिज करने से बचें। त्वरित रुकावट या खारिज करने से लोगों को अनदेखा और कम मूल्यवान महसूस हो सकता है। हाँ और रवैये पर जोर देने से एक समावेशी वातावरण बनाने में मदद मिलती है, जहां हर योगदान को महत्व दिया जाता है और उस पर निर्माण किया जाता है। मानसिकता में बदलाव
नंबर 4, जो हुआ उस पर सोचने से लेकर अगले खेल तक जब कोई गलती सामने आती है तो ध्यान अगली कार्रवाई पर केंद्रित होना चाहिए, न कि गलती पर ही ध्यान देना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल लचीलापन प्रदर्शित करता है बल्कि व्यक्ति के धैर्य के लिए प्रशंसा अर्जित करने की संभावना भी रखता है, वास्तव में मायने रखता है और यह व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, न कि गलती से। इस भावना को दोहराते हुए ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध बास्केटबॉल कोच माइक क्रिजेव्स्की, जिन्हें कोच के नाम से जाना जाता है, अगला खेल दर्शन पर जोर देते हैं, जिसे खेलों में व्यापक रूप से अपनाया जाता है। यह मानसिकता बास्केटबॉल में मिस्ड शॉट, बेसबॉल में स्ट्राइक आउट या फुटबॉल में इंटरसेप्शन से आगे बढ़ने और तुरंत आने वाले अवसर पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करती है। अगले खेल की अवधारणा का सार पिछले असफलताओं से बाधित हुए बिना अगले अवसर को स्वीकार करने की तत्परता के बारे में है। पिछली गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने से वर्तमान क्षण में छिपी संभावनाएं अस्पष्ट हो सकती हैं। पिछली घटनाओं की परवाह किए बिना अगले खेल में तेजी से बदलाव करने के लिए खुद को अनुशासित करके व्यक्ति आगे आने वाली चीजों के लिए खुला और तैयार रहता है। जीवन के परिणाम चाहे सकारात्मक या नकारात्मक प्रतीत हों, उनके अंतिम प्रभाव अप्रत्याशित होते हैं। जो शुरू में एक बाधा के रूप में दिखाई दे सकता है, वह बाद में एक लाभ के रूप में उभर सकता है, और इसके विपरीत। इसलिए पिछले परिणामों पर ध्यान न देना बल्कि व्यापक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना फायदेमंद है। बाधा के क्षणों में शायद की मानसिकता को अपनाना, उसके बाद अगले अवसर की ओर तुरंत कदम बढ़ाना चुनौतियों से निपटने का एक व्यावहारिक तरीका हो सकता है। अध्याय 4, सुनो, बस वहीं खड़े रहो, कुछ मत करो। हम अक्सर सहज मुठभेड़ों के दौरान अपने आसपास के लोगों के विचारों, भावनाओं और जरूरतों के संकेतों को देखने के अवसरों को खो देते हैं। अक्सर हम शोर के कारण इन अवसरों को खो देते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। 3 P जो हमें अच्छी तरह सुनने से रोकते हैं। 1, भौतिक शोर। 2, शारीरिक शोर, थकान, भूख और चिंता। तो मनोवैज्ञानिक शोर, पूर्वाग्रह, निर्णय और पूर्वाभ्यास, सुनने की शक्ति, ध्यानपूर्वक सुनना, शब्दों को सुनने से आगे बढ़कर गैर मौखिक संकेतों और बातचीत के संदर्भ का अवलोकन भी शामिल करता है। इसमें श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं, बातचीत पर सामाजिक वातावरण के प्रभाव को समझना और यह समझना शामिल है कि हमारे संचार के कौन से पहलू प्रभाव डाल रहे हैं और कौन से नहीं। यह उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने के बारे में है जो श्रोताओं की वर्तमान भावनाओं और जरूरतों को प्रकट करते हैं। सुनने में लापरवाही बरतने से अवसर चूक सकते हैं और अनजाने में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संचार हमारे श्रोताओं को असंगत, असंवेदनशील या अनुचित लग सकता है। रोजमर्रा की बातचीत में न सुनने के उदाहरण अनपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विचार को उसकी व्यवहार्यता पर टीम के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझे बिना उसका समर्थन करना, ऐसे साथी को समाधान पेश करना जिसे बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत है, या दोस्ताना इशारों को रोमांटिक रुचि के रूप में गलत समझना। ये परिदृश्य न केवल प्रतिक्रिया देने के लिए बल्कि दूसरों को समझने और उनके साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए सुनने के महत्व को रेखांकित करते हैं। अधिक गहराई से जुड़ने के लिए रूपरेखा स्टैनफोर्ड के लेक्चरर और भूतपूर्व कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ी कोलिंस डॉब्स की अंतर्दृष्टि से प्रेरित होकर चुनौतीपूर्ण बातचीत को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए पेस, स्पेस और ग्रेस नामक एक व्यावहारिक ढांचा विकसित किया गया है। यह दृष्टिकोण हमें धीमा होने, दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करने और अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 1, अपनी गति बनाए रखें। तेज गति से जीने से सोचने और प्रतिक्रिया करने की गति तेज होती है। जानबूझकर धीमा होने से हम खुद को उन संदेशों और बारीकियों के लिए खोलते हैं जिन्हें हम अन्यथा अनदेखा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, डेब्रा शिफ्रिन, एक पूर्व NPR पत्रकार, साक्षात्कार के दौरान किसी भी अनदेखी विषय को उजागर करने के लिए किलर लास्ट क्वेश्चन रणनीति का उपयोग करती है, जो रुकने और पूरी तरह से संलग्न होने के मूल्य को प्रदर्शित करती है। गति कम करने के लिए व्यावहारिक उपायों में ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखना, गहरी सांस लेने का अभ्यास करना और सहायक मंत्रों को अपनाना शामिल है। यह धीमी गति अधिक ध्यान केंद्रित सुनने को बढ़ावा देती है, जिससे बेहतर आंख से संपर्क,
सार्थक सिर हिलाना और विचारशील प्रतिबिंब बनाने में मदद मिलती है। बातचीत के लिए सही समय चुनना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे समय से बचना जब ध्यान भटकने की संभावना हो। 2. चिंतनशील स्थान बनाएं। स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अक्सर गहन जांच वाले प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप ऐसा क्यों मानते हैं या इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसी पूछताछ न केवल जिज्ञासा बल्कि साहस भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि वे संवाद के लिए नई दिशाएं खोलती हैं। जो कुछ भी साझा किया गया है उसे शब्दशः दोहराने के बजाय उसका सार बताने से बातचीत का सार समझने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त जो नहीं कहा गया है उसे जानने से अंतर्निहित भावनाओं या चिंताओं का पता चल सकता है, जिससे संवाद समृद्ध होगा और समझ गहरी होगी। 3. कृपा प्रदान करें। पारस्परिक संबंध विशेषज्ञ डेविड ब्रैडफोर्ड और कैरोल रॉबिन के अनुसार प्रभावी संचार में आंतरिक और बाहरी दोनों संवादों को शामिल करना शामिल है। अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना और उन्हें हमारी बातचीत का मार्गदर्शन करने देना अधिक प्रामाणिक और जुड़े हुए आदान प्रदान की ओर ले जा सकता है। बातचीत के दौरान अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें व्यक्त करना, जैसे कि किसी विषय पर हमें कैसा महसूस होता है, यह साझा करना खुलेपन और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करता है तथा गहरे संबंधों को बढ़ावा देता है। गति, स्थान और अनुग्रह के सिद्धांतों को लागू करके हम सहज बोलने के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, जिससे अधिक सार्थक और आकर्षक बातचीत हो सकती है। इसे करें। अब जबकि आपने सुनने के लिए जगह बनाने हेतु स्पष्टीकरण देने वाले प्रश्न पूछने का प्रयोग कर लिया है, तो इनमें से कुछ प्रश्नों को पहले से तैयार कर लें। उदाहरण हो सकते हैं, क्या आप अधिक विशिष्ट विवरण दे सकते हैं? क्या आप मेरे साथ अपने कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं? आप वर्तमान में जिस पर काम कर रहे हैं, यह उस पर कैसे लागू होता है? इससे आपको और दूसरों को किस प्रकार मदद मिलेगी? प्रश्नों को तैयार रखने से उस समय आपके मन में आने वाला दबाव कम हो सकता है। अध्याय 5 संरचना। अपनी सहजता को संरचित करें। मौके पर प्रभावी ढंग से बात करने के लिए कुछ नियम और तरीके अपनाना मददगार होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज को स्क्रिप्ट में लिखना है या लाइनें याद करनी है, बल्कि एक बुनियादी योजना होनी चाहिए जिससे हम अपनी बात को स्पष्ट और जल्दी से आसानी से कह सकें। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बारे में सोचना एक अच्छा पहला कदम है। अपने विचारों को साझा करने के लिए एक स्पष्ट योजना होने से हमें अधिक सहजता से बात करने और दूसरों को समझने में मदद मिलती है। लोगों को शुरू में ही योजना बता देना, जैसे एक टूर गाइड करता है, उनके लिए हमारी बातों को समझना आसान बनाता है। योजना बनाने से हम सहज होने से नहीं रुकते। जैज संगीतकारों की तरह जो एक निश्चित संगीत संरचना के भीतर सुधार करते हैं, हम अपनी बातचीत के ढांचे के भीतर रचनात्मक हो सकते हैं। हम कुछ सरल लचीली योजनाएं बनाकर विभिन्न प्रकार की बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे हमें अप्रत्याशित बातचीत को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलती है, जिससे हम स्क्रिप्ट की आवश्यकता के बिना अपने मुद्दे स्पष्ट रूप से रख पाते हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ बातों को सूचीबद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभावी संचार के लिए एक कहानी जैसी संरचना की आवश्यकता होती है, जिसमें स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत हो, न कि सिर्फ कुछ आइटम। इस कहानी कहने के तरीके का उपयोग करने से हमारी सहज बातचीत अधिक आकर्षक और सार्थक हो जाती है, जिससे सिर्फ तथ्यों को सूचीबद्ध करने के बजाय हमारे दर्शकों के साथ वास्तविक संबंध बनते हैं। संरचना के 4 लाभ। एक वक्ता और वक्ता प्रशिक्षक के रूप में मैट अब्राहम्स ने पहचाना है कि प्रस्तुतिकरण की संरचना से महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। 1. सबसे पहले, जानकारी को एक सुसंगत कहानी में व्यवस्थित करना न केवल श्रोताओं का ध्यान बनाए रखता है, बल्कि उनकी रुचि को भी बढ़ाता है। एक कहानी प्रारूप स्वाभाविक रूप से श्रोताओं को सामग्री के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जिससे विचारों के बीच सहज संक्रमण संभव होता है। स्पष्ट कथा कनेक्शन के बिना वक्ता अगला और तो जैसे भराव शब्दों पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं, जो जानकारी को एक साथ जोड़ने के लिए एक सुसंगत कहानी की कमी का संकेत देता है। एक संरचित दृष्टिकोण, जैसे कि समस्या समाधान लाभ ढांचा, स्पष्ट संक्रमणों को प्रोत्साहित करता है, जो समझ को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए यह कहकर, अब जब हमें समस्या की ठोस समझ हो गई है, तो मुझे यह साझा करने की अनुमति दें
कि हम इसे एक सरल निवेश के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं। दूसरा, संरचना वक्ता और श्रोता दोनों के लिए स्मृति बनाए रखने में सहायक होती है। मनुष्य आमतौर पर जानकारी को याद रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अलग अलग जानकारी को याद रखने की हमारी क्षमता सीमित है और हम जटिल अवधारणाओं को याद करने में और भी कम कुशल हैं। हमारा मस्तिष्क सार को फीका करने के लिए डिफॉल्ट है। सार को याद करते हुए विवरण भूल जाता है। हालांकि हम कहानियों की तलाश करने, उनका आनंद लेने और उन्हें याद रखने के लिए तैयार हैं। वैज्ञानिक अतीत की घटनाओं को याद करने की हमारी क्षमता को एपिसोडिक मेमोरी के रूप में संदर्भित करते हैं, जो हमारे स्मरणों को कथाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्टैनफोर्ड न्यूरोलॉजिस्ट फ्रैंक लोंगो के अनुसार कथाएं शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे भावनाओं को जगा सकती हैं, जिससे जानकारी अधिक यादगार और दिलचस्प बन जाती है। भावनात्मक जुड़ाव मस्तिष्क के ध्यान और स्मृति सर्किट को सक्रिय करता है, जिससे कहानी कहने का प्रभाव बढ़ जाता है। 3. संरचना का उपयोग करने का तीसरा लाभ जुड़ाव बढ़ाने और याददाश्त में सुधार करने से परे यह है कि यह जानकारी को संसाधित करने के हमारे तरीके को सरल बनाता है। यह हमारे दर्शकों को संरचना को स्पष्ट रूप से इंगित करके प्राप्त किया जाता है, उन्हें विवरणों को अवशोषित करने के दौरान मार्गदर्शन करता है। विशेषज्ञ अक्सर प्रसंस्करण प्रवाह पर चर्चा करते हैं, जो उस आसानी को संदर्भित करता है जिसके साथ हमारा मस्तिष्क जानकारी को समझ और संग्रहित कर सकता है। हमारे मस्तिष्क को डेटा के बिखरे हुए बिट्स की व्याख्या और व्यवस्थित करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। एक संरचित दृष्टिकोण को लागू करके हम प्रसंस्करण प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी को समझना और उससे जुड़ना कम चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 4. संरचना का चौथा लाभ यह है कि यह हमारी अपनी विचार प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। साथ ही यह भी आकार देता है कि हमारे श्रोता हमारे संदेशों की व्याख्या कैसे करते हैं। हम जिस संरचना का चयन वक्ता के रूप में करते हैं, वह उस विषय वस्तु के प्रति हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करती है जिस पर हम चर्चा करने की योजना बनाते हैं। कॉलेज के साहित्य वर्ग में होने पर विचार करें, जहां प्रोफेसर उस सप्ताह के असाइनमेंट शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट पर आपके विचार पूछते हैं। आप इसकी तुलना पहले पढ़े गए किसी अन्य शेक्सपियर नाटक से करने का निर्णय ले सकते हैं। अपने विचारों को तुलना विपरीत निष्कर्ष की संरचना के इर्द गिर्द व्यवस्थित कर सकते हैं। इस विशिष्ट ढांचे के बिना आपका विश्लेषण शायद दो कार्यों के बीच समानताओं और अंतरों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। संरचना का उपयोग हमारी विचार प्रक्रिया को अनुशासित करता है। यह हमें तार्किक मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे हमारे तर्क केंद्रित और सुसंगत रहते हैं। यह न केवल हमें यह बताता है कि हम क्या व्यक्त करना चाहते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि हम क्या छोड़ना चाहते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी चर्चाएं संरचित और सार्थक हों। संरचना तलवों आदि समस्याएं सहज परिस्थितियों में हमारे सामने दो बड़ी समस्याएं होती हैं, जिन्हें हमें हल करना होता है। क्या कहना है और कैसे कहना है। एक संरचना होने से कैसे कहना है वाला हिस्सा हल हो जाता है, साथ ही यह क्या कहना है को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी कहानी को तर्क के साथ बताते हैं, तो हम हर बिंदु पर जानते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। यह हमें उस वास्तविक विषय वस्तु के बारे में सोचने में अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च करने के लिए मुक्त करता है, जिसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। विभिन्न अवसरों के लिए संरचनाएं, विषय और श्रोताओं पर विचार करते समय मैट अब्राहम विभिन्न संरचनात्मक दृष्टिकोणों के उपयोग का मूल्यांकन करते हैं, जैसे प्रेरक समस्या समाधान लाभ, कालानुक्रमिक अतीत वर्तमान भविष्य या विश्लेषणात्मक तुलना विपरीतता निष्कर्ष। संरचना में दक्षता के साथ व्यक्ति रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की क्षमता को अनलॉक करता है। चुने गए ढांचे से परिचित होने से रणनीतिक विरामों के माध्यम से गहराई से जानने, नवाचार करने या अन्वेषण करने की अनुमति मिलती है और साथ ही दिशा और फोकस बनाए रखा जा सकता है। अब्राहम की सबसे पसंदीदा संरचनाओं में से एक है व्हाट सो व्हाट नाउ व्हाट, क्योंकि यह सरल और अनुकूलनीय है। यह दृष्टिकोण एक विचार, विषय, उत्पाद, सेवा या तर्क व्हाट प्रस्तुत करने से शुरू होता है। उसके बाद उसके महत्व, उपयोगिता या प्रासंगिकता सो व्हाट की व्याख्या की जाती है और दर्शकों द्वारा भविष्य की कार्रवाई या आवेदन के लिए सुझावों के साथ समाप्त होता है। नाउ व्हाट। अब्राहम्स व्हाट सो
भाट स्ट्रक्चर को स्विस आर्मी चाकू के रूप में मानते हैं, जो किसी भी संचारक के शस्त्रागार में एक बहुमुखी उपकरण के रूप में इसकी महारत की वकालत करते हैं। अगर किसी को सिर्फ एक संरचना सीखने और याद रखने पर ध्यान केंद्रित करना है तो यह विकल्प होगा। दोहराव पर ध्यान दें। रेमंड नस्र एक अनुभवी संचार सलाहकार हैं, जिनके तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय ग्राहक हैं। वे अक्सर उद्यमियों को उनकी कंपनियों के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए उद्यम पूंजीपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों की तैयारी में सहायता करते हैं। नस्र ने प्रस्तुतियों में कथात्मक संरचना का उपयोग करने के एक प्रमुख लाभ के रूप में दोहराव पर प्रकाश डाला। वह बताते हैं कि उद्यमी जिस उद्यम पूंजीपति के समक्ष प्रस्तुति देता है, वह अक्सर वित्त पोषण के लिए निर्णय लेने वाला नहीं होता है। उस व्यक्ति को उद्यमी की बात अपने सहकर्मियों को बतानी चाहिए। उद्यमी द्वारा बताई गई एक सम्मोहक कहानी को याद रखने की अधिक संभावना होती है और महत्वपूर्ण रूप से उद्यम पूंजीपति द्वारा अपनी फर्म के भीतर दूसरों को सटीक रूप से दोहराया जाता है। दोहराव की यह आसानी कहानी के बाद के श्रोताओं के साथ गूंजने की संभावना को बढ़ाती है। नस्र ने देखा कि समय के साथ एक कहानी को दोहराने की क्षमता एक साधारण कथा को पौराणिक कथाओं के रूप में बदल देती है, जो हर बार सुनाए जाने के साथ आगे बढ़ती है और महत्व प्राप्त करती है। कुछ क्लासिक सर्वउद्देशीय संरचनाएं, क्या तो क्या, अब क्या विषय पर चर्चा करें, यह क्यों महत्वपूर्ण है, व्यावहारिक निहितार्थ क्या है, तैयारी, बिंदु, कारण, उदाहरण, बिंदु, एक बिंदु बनाएं, उसके पीछे तर्क दें, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें, बिंदु पर वापस आकर समापन करें। समस्या समाधान लाभ, किसी मुद्दे को उठाएं, समाधान प्रस्तुत करें और अपने समाधान से मिलने वाले लाभ पर चर्चा करके समाप्त करें। तुलना, विपरीतता, निष्कर्ष, तुलना करते समय पहले समानताओं पर विचार करें, फिर अंतरों पर और फिर निष्कर्ष पर पहुंचकर अपने भाषण को समाप्त करें। स्थिति, कार्य, कार्रवाई, परिणाम, ASTR, किसी घटना का वर्णन करें या किसी स्थिति को उत्पन्न करें, आपके सामने आई चुनौती पर चर्चा करें और इसे हल करने के लिए आपने क्या किया, अंत में आपको प्राप्त परिणामों की चर्चा करें। संरचनाओं का क्रियान्वयन कैसे करें? संरचना को सहजता से लागू करना सीखने का पहला कदम है इसे बार बार दोहराना। ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से तत्काल बोलने का अभ्यास करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, टोस्ट मास्टर्स अभ्यास प्रतिक्रियाओं के लिए प्रश्न बनाने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है, जबकि गूगल साक्षात्कार की तैयारी के लिए यादृच्छिक प्रश्न प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आप संकेत प्राप्त करने के लिए ChatGPT जैसे जनरेटिव AI टूल का उपयोग कर सकते हैं। फिर अपने मार्गदर्शक के रूप में भाट संरचना का उपयोग करके अपनी खुद की प्रतिक्रियाएं तैयार कर सकते हैं। इसे आजमाइए। अगली बार जब आप समाचारों से जुड़ेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे या किसी भी तरह की लिखित सामग्री का आनंद लेंगे, तो अपने दिमाग में एक संक्षिप्त प्रस्तुति के बारे में सोचने के लिए खुद को चुनौती दें। क्या तो क्या, अब क्या संरचना का उपयोग करें। पहचानें कि सामग्री किस बारे में थी, यह आपके लिए महत्वपूर्ण या प्रासंगिक क्यों है और आप इस जानकारी को भविष्य में कैसे लागू कर सकते हैं। अपनी कहानियों का संग्रह करें। रेमंड नासर अपने ग्राहकों को यादगार कहानियों का संग्रह इकट्ठा करके तैयार रहने की सलाह देते हैं। विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए तैयार उपाख्यानों का भंडार बनाते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य इन कहानियों को शब्दशः याद करना नहीं है, बल्कि उन क्षणों के लिए अपनी उंगलियों पर कहानियों का एक भंडार रखना है जो त्वरित सोच की मांग करते हैं। तकनीकी उद्योग में कई प्रमुख हस्तियां जिन्हें नासर ने निर्देशित किया है, जरूरत पड़ने पर कहानियों का ऐसा भंडार रखते हैं जो उनकी कहानी को विशिष्ट संदर्भ के अनुसार ढाल देता है। इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर से उत्पन्न स्टोरी स्पाइन अभ्यास, जानकारी को कथात्मक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसका अभ्यास करने के लिए एक उत्कृष्ट विधि है। इसका उपयोग करने के लिए पात्रों के साथ साथ समय और स्थान को निर्दिष्ट करने वाले परिदृश्य की रूपरेखा बनाकर प्रॉम्प्ट को पूरा करें। एक बार की बात है, पात्र और स्थान डालें। हर दिन सामान्य जीवन का वर्णन करें, लेकिन एक दिन घटना डालें, घटित हुई। उसकी वजह से एक और घटना डालें, घटित हुई। क्योंकि एक और घटना डालें, घटित हुई। अधिक घटनाएं जोड़ें। तब तक अंततः अंतिम कार्रवाई डालें और तब से बनमानो जो बदलाव हुए हैं उन्हें डालें।
इस प्रारूप का उपयोग करते हुए 2 या 3 कथाएं बनाएं। क्या आपको कहानी सुनाने का अनुभव होने लगा है? जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, मौके पर कथाएं बनाना उतना ही आसान होगा। अध्याय 6, फोकस। सहज बोलने का F शब्द। प्रभावी संचार चाहे योजनाबद्ध हो या बिना सोचे समझे स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। यह अनावश्यक विवरण, भ्रामक शब्दों या लंबी चौड़ी व्याख्याओं के बिना श्रोताओं को संदेश समझने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उन पलों के बारे में सोचें जब आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में ऐसी कहानी सुनते हुए फंस गए हों जिसमें इतनी ज्यादा जानकारी हो कि आप उसका मुद्दा ही भूल गए हों, या जब कंपनी के नेता ऐसे जवाब देते हैं जो मददगार होने के बजाय ज्यादा उलझन भरे होते हैं, या जब लोग सीधा जवाब देने से बचते हैं, बहाने बनाते हैं, ये साबित करने की बहुत कोशिश करते हैं कि वे जो बात कर रहे हैं उसे जानते हैं या बस बहुत ज्यादा बात करते हैं। किसी भी कौशल की तरह अपने विचारों को संरचित करने में थोड़ा अभ्यास करने से मौके पर स्पष्ट रूप से संवाद करने की आपकी क्षमता में काफी सुधार हो सकता है। ग्राहकों और छात्रों के साथ काम करने के अपने अनुभव में मैंने पाया है कि केंद्रित संदेशों में 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं। वे सटीक, प्रासंगिक, समझने में आसान और संक्षिप्त होते हैं। इन पहलुओं पर काम करें और आप स्वाभाविक रूप से अपने दर्शकों को आकर्षित करने में बेहतर बनेंगे। आयाम, नियॉर्मैक परिशुद्धता। वास्तव में मुद्दा क्या है? अंतिम पंक्ति। एक स्पष्ट लक्ष्य रखें, जानें, महसूस करें। संचार में सटीक होने का मतलब है अपने संदेश के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य रखना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने शब्दों को ढालना। अक्सर हमें केवल इस बात का अस्पष्ट विचार होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या कहना है और क्या छोड़ना है। हमारे संचार लक्ष्य बहुआयामी हैं। केवल सूचना देने से परे हमें उन भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए जो हम अपने श्रोताओं में जगाना चाहते हैं, और उन कार्यों के बारे में सोचना चाहिए जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संदेश के परिणाम स्वरूप वे करेंगे। एक अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य में न केवल संदेश शामिल होता है, बल्कि वह व्यापक प्रभाव भी शामिल होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। इन 3 लक्ष्यों, ज्ञान, भावना और क्रिया की स्पष्ट समझ होने से हमारे संचार का प्रभाव काफी हद तक बढ़ सकता है। यह दर्शकों को हमारे संदेश को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है और हमें संभावित गलतफहमियों से बचते हुए विभिन्न स्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की अनुमति देता है। ऐसी स्थिति में प्रवेश करने से पहले, जहां आपको बिना तैयारी के बोलना पड़े, 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? आप उन्हें कैसा महसूस कराना चाहते हैं? आप उनसे क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? जबकि बहुत से लोग उस जानकारी और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे उत्पन्न करना चाहते हैं। कार्रवाई के आह्वान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह अनौपचारिक सेटिंग्स में विशेष रूप से सच है, जैसे उद्यमियों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र, जो अपनी कंपनी के मिशन और उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं और रुचि और उत्साह जगाने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वे अपने दर्शकों से जो कार्रवाई चाहते हैं उसे निर्दिष्ट करने में विफल रहते हैं। इस बात पर विचार करें कि आप अपने संचार की सफलता का आकलन कैसे करेंगे। क्या आपके श्रोता आपके द्वारा प्रस्तुत विचारों को समझ पाएंगे? क्या वे आपके इरादे के अनुसार महसूस करने के संकेत दिखाएंगे? क्या वे एक निश्चित स्तर के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध होंगे या एक विशिष्ट संख्या में कार्रवाई करेंगे? आयाम नंबर 2, प्रासंगिकता। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? अंतिम पंक्ति। अपने दर्शकों के लिए महत्व और प्रमुखता पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे प्रभावशाली और आकर्षक संदेश वे होते हैं जो दर्शकों को सीधे उनके जीवन पर लागू होते हैं। ये संदेश इसलिए गूंजते हैं क्योंकि वे दर्शकों की पहचान, इच्छाओं और आवश्यकताओं के साथ संरेखित होते हैं, जो अनिवार्य रूप से हमेशा मौजूद रहने वाले सवाल का जवाब देते हैं। यह मेरे लिए क्यों मायने रखता है? जब अप्रत्याशित रूप से बोलने के लिए कहा जाए तो कुछ समय के लिए विचार करें, मेरे श्रोता कौन हैं? उन्हें मेरे उत्तर से क्या समझने की आवश्यकता है? मैं अपने उत्तर को उनके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक, आकर्षक या महत्वपूर्ण कैसे बना सकता हूं? सामान्य आधार ढूंढना और अपने विचारों को प्रतिध्वनित करना, जानबूझकर जिज्ञासा जगाने या प्रत्याशा की भावना पैदा करके भी प्राप्त किया जा सकता है। इसे आजमाएं। अपनी अगली अचानक बातचीत के दौरान अपने श्रोताओं की रुचि को इस तरह से जगाने का लक्ष्य रखें
कि चर्चा अधिक प्रासंगिक और तत्काल लगे। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अपने आगामी उत्तर से निपटने के लिए किसी महत्वपूर्ण परिणाम या चुनौती को रेखांकित करके थोड़ा सा रहस्यपूर्ण तत्व पेश करें, फिर अपने स्पष्टीकरण के साथ आगे बढ़ें। यदि आप किसी विचार के बारे में बातचीत शुरू कर रहे हैं तो उत्तर देने से पहले खुद ही एक उत्तेजक प्रश्न पूछकर जिज्ञासा पैदा करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी नए उत्पाद की शुरुआत के बारे में अचानक चर्चा करने की आवश्यकता है तो आप पूछकर शुरू कर सकते हैं, क्या बाजार में एक साथ 2 उत्पादों का प्रबंधन करना हमारे सर्वोत्तम हित में है? आयाम नंबर 3, पहुंच। यह चीज इतनी जटिल क्यों है? निष्कर्ष, शब्द जाल और संक्षिप्त शब्दों से बचकर अपनी विषय वस्तु को समझने योग्य बनाएं। जटिलता अक्सर महत्वपूर्ण बातचीत में बाधा डालती है। यह जटिलता तब पैदा होती है जब व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं या ज्ञान के अभिशाप का शिकार हो जाते हैं, यह मानते हुए कि उनके दर्शकों की समझ का स्तर समान है। इससे विशेष भाषा का उपयोग होता है जो कई लोगों के लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है। मैट अब्राहम्स अनुवादकों के रूप में संचारकों की भूमिका पर जोर देते हैं, जिन्हें जटिल विचारों को स्पष्ट, सीधी भाषा में सरल बनाना चाहिए, जो सभी के लिए सुलभ हो। संदेशों को अधिक समझने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करने से संचार की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, खासकर सहज स्थितियों में। तकनीक के बारे में कम जानकारी रखने वाले लोगों को समझाते समय अब्राहम्स उस तरीके की वकालत करते हैं जिसे ग्रैंडमदर टेस्ट कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण में तकनीकी शब्दावली का उपयोग कम करना और स्पष्टीकरण को सरल बनाना शामिल है, ताकि आधुनिक गैजेट के बारे में कम से कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति के लिए भी तकनीक को समझना आसान हो जाए। अब्राहम्स का सुझाव है कि अप्रत्याशित बोलने के अवसरों के लिए कहानियां तैयार करने के समान जटिल विचारों को तोड़ने के लिए रणनीतियों के बारे में पहले से सोचना फायदेमंद होता है। रणनीतियों में ज्वलंत सादृश्यों का उपयोग करना, व्हाइट बोर्ड के साथ उपयोग के लिए सरल दृश्य तैयार करना या अवधारणा को कुछ बुनियादी, आसानी से समझ में आने वाले भागों या चरणों में विभाजित करना शामिल हो सकता है, जैसा कि केसलर ने लिटचार्ट्स के साथ किया था। आयाम जबलाफ और संक्षिप्तता, वे इतने लंबे चौड़े क्यों हैं? अंतिम पंक्ति, स्पष्ट रहें। मैट अब्राहम ने पेरेंटिंग रणनीतियों से संचार सरलता पर एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कम से कम शब्द। अपने बच्चों को कुछ करने के लिए कहते समय लंबी व्याख्या देने के बजाय एक सीधा निर्देश, शाम 7 बजे हमारे साथ डिनर के लिए शामिल हों, अपना कमरा साफ करें, अधिक प्रभावी साबित होता है। यह दृष्टिकोण आपत्तियों और लंबी चर्चाओं की संभावना को कम करता है। न्यूरोलॉजिस्ट जोसेफ परविजी ने अब्राहम को समझाया कि संक्षिप्तता संदेशों को संसाधित करना आसान बनाती है, क्योंकि यह मस्तिष्क पर संज्ञानात्मक भार को कम करती है। कम शब्दों का उपयोग करने से दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ सकता है और उनका ध्यान बना रह सकता है। ऐसे समय में जब ध्यान अवधि कम होती है, हमारे संदेश के हर हिस्से की आवश्यकता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। संचार के सार पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने संदेशों के प्रभाव को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दर्शकों के लिए समझ को यथासंभव सरल, आनंददायक और आकर्षक बनाएं। व्यायाम, किसी जटिल गतिविधि पर विचार करें जो आप नियमित रूप से करते हैं, जैसे कि बच्चे को सुलाना, कार्डों को फेरना, अपनी पसंदीदा डिश बनाना या किसी सौदे पर बातचीत करना। इस कार्य के लिए एक रूपक या सादृश्य के बारे में सोचने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, बच्चे को सुलाना ऐसा है जैसे अपने रूपक या सादृश्य का उपयोग करके दर्पण या कैमरे के सामने इस गतिविधि को समझाने का अभ्यास करें। क्या यह दृष्टिकोण स्पष्टीकरण को सरल बनाता है और आवश्यक शब्दों की संख्या को कम करता है? भाग 2, विशिष्ट परिस्थितियों में समझदारी से बात करना। संरचना शेफ की तैयारी के समान ही उद्देश्य पूरा करती है। एक रेसिपी हमारी संरचना का चयन करके, उस पर विचार करके और समय से पहले सामग्री को काटकर, टुकड़े करके और व्यवस्थित करके तैयारी करके उस समय जो कुछ भी करना बाकी रह जाता है वह है डिश को एक साथ रखना। एप्लीकेशन नंबर 1, छोटी सी बात पर बड़ा बनो। नेटवर्किंग और छोटी छोटी बातें जो कि अचानक संचार का शिखर है, अक्सर कई लोगों को असहज महसूस कराती हैं।
इन त्वरित अनौपचारिक बातचीत को शुरू करना और समाप्त करना अजीब हो सकता है। इन बातचीत के बीच सही शब्द खोजने में संघर्ष करना आम बात है। जबकि हम चतुर और आकर्षक दिखने का लक्ष्य रखते हैं, विभिन्न सामाजिक समारोहों में सहज बातचीत करना, आकस्मिक मिलन और कंपनी की बैठकों से लेकर पेशेवर सम्मेलनों और स्कूल के कार्यक्रमों तक सहज टिप्पणियों, प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं के निरंतर आदान प्रदान जैसा लग सकता है। हालांकि यह इतना चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए। अपनी सामग्री तैयार करें। जब आप सामान्य रूप से बात कर रहे हों तो सरल रणनीति का उपयोग करें। क्या तो क्या अब क्या, यह विधि आपकी टिप्पणियों को स्पष्ट और केंद्रित रखने में मदद करती है, चाहे सेटिंग कोई भी हो। दूसरों के बारे में बात करें। दूसरे व्यक्ति के बारे में वास्तविक जिज्ञासा के साथ बातचीत शुरू करें। अपने आसपास या परिस्थिति पर टिप्पणी करने से बातचीत शुरू हो सकती है। इसका उद्देश्य उनके अनुभवों या विचारों में रुचि दिखाकर संबंध बनाना है। अनौपचारिक बातचीत में अपने बोलने के तरीके का अधिकतम लाभ उठाने के लिए खुद के बजाय दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। लोगों को अपने बारे में बात करना और समझा जाना अच्छा लगता है। बातचीत को उनकी ओर मोड़कर आप अधिक आकर्षक और सार्थक आदान प्रदान बनाते हैं। अंत में दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने बारे में बताकर बातचीत को संतुलित करें। ज्यादातर सहायक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अपने बारे में कुछ बताने से एक अच्छी और आकर्षक बातचीत बन सकती है। दूसरों की कहानियों और विचारों का समर्थन करें। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बातचीत को अपने तक सीमित करने के बजाय वक्ता का समर्थन करने वाले तरीकों से जवाब दें। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कोई कहानी साझा करता है तो उससे ऐसे सवाल पूछें, आपको उसमें क्या उत्साहित करता है या आपको कैसा लगा। इससे उन्हें और अधिक साझा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और बातचीत गहरी होती है। सामान्य उत्तरों से बचें। अगर आपसे कोई सामान्य सवाल पूछा जाए तो घिसे पिटे जवाब देने से बचें। अपने बारे में कोई दिलचस्प जानकारी दें ताकि आगे और सवाल पूछे जा सकें। फिर सहायक जवाबों के साथ ध्यान वापस उन्हीं पर केंद्रित करें। शालीनता से विदा लें। बातचीत से सहजता से बाहर निकलने का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराना कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ निजी कारणों से खुद को माफ करने के बजाय इसे एक सवाल के साथ जोड़ दें जो यह दर्शाता है कि आपने बातचीत को सुना और सराहा है। यह दृष्टिकोण एक शालीन विदाई सुनिश्चित करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे स्वीकार किया गया है। छोटी छोटी बातचीत के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। टिप नंबर 1, आत्म प्रकटीकरण तुलनीय स्तरों की तलाश करें। जबकि बातचीत को दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, अपने बारे में साझा करना भी आवश्यक है। संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य रखें। एक मोटा दिशा निर्देश यह होगा कि प्रत्येक के लिए 3 सहायक प्रतिक्रियाएं दें जो ध्यान को वापस खुद पर केंद्रित कर दें। टिप नंबर 2, अपने साथी को असहज स्थिति में डालने से बचें। मैट अब्राहम्स विचारशील प्रश्नों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के इर्द गिर्द बातचीत को तैयार करने के महत्व पर जोर देते हैं। किसी भी ऐसे दृष्टिकोण से बचते हैं जो टकराव या अत्यधिक दखलंदाजी महसूस कर सकता है। सीधे सवाल जैसे कि आप अपनी वर्तमान कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं, बातचीत को एक अनौपचारिक बातचीत की तुलना में साक्षात्कार जैसा महसूस करा सकते हैं। वह खुलेआम सवालों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं जो सकारात्मक चर्चाओं की ओर ले जाते हैं, जैसे जब आप यहां नहीं होते हैं तो आपको क्या करना पसंद है। अब्राहम्स एक सौम्य आत्मनिंदा करने वाला लहजा अपनाने की भी सलाह देते हैं जिसे अक्सर अधिक सुसंगत और आकर्षक माना जाता है। दूसरों या स्थिति की आलोचना करने के बजाय एक आत्मनिंदा करने वाली टिप्पणी जैसे, मुझे खुशी है कि मैं अकेला नहीं हूं जो एक अच्छा पास्ता सॉस बनाने के लिए संघर्ष करता है, एक अधिक आकर्षक और आरामदायक बातचीत का माहौल बना सकता है। टिप नंबर 3, टीम प्लेयर बने। छोटी मोटी बातचीत को व्यक्तियों के बीच बुद्धि की लड़ाई के रूप में देखने के बजाय इसे पारस्परिक रूप से सुखद परिणाम के लिए एक सहयोगी प्रयास के रूप में देखना अधिक रचनात्मक है। इसे एक साथ हैकी सैक खेलने के रूप में सोचें। लक्ष्य बातचीत की गेंद को हवा में रखना है और यदि यह गिर जाती है तो हर कोई जुड़ने का अवसर खो देता है। इस सहयोगात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि हम अपने योगदान की शुरुआत अपने वार्ताकार द्वारा साझा की गई बातों को दोहराते हुए करें, सक्रिय रूप से सुनें और आदान प्रदान को आगे बढ़ाएं। टिप नंबर 4,
बहुत जल्दी बाईं ओर स्वाइप करने से बचें। छोटी छोटी बातचीत में एक आम चुनौती बातचीत में पूरी तरह से मौजूद न होना है, जो अक्सर कमरे को ध्यान से देखने के कारण होता है, और इस बात की चिंता होती है कि कहीं और संभावित रूप से अधिक दिलचस्प चर्चाओं से चूक न जाएं। इसके कारण जल्दबाजी में संरचित प्रतिक्रियाएं होती हैं और बातचीत से समय से पहले बाहर निकलने के लिए सतही बहाने का इस्तेमाल होता है। यह याद रखना उपयोगी है कि व्यक्तियों को सार्थक रूप से जुड़ने के लिए पर्याप्त सहज महसूस करने के लिए कुछ मिनटों की आवश्यकता हो सकती है। एक रणनीति के रूप में अपने आप को चुनौती दें कि आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें या सभी को किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे गहरी और अधिक ध्यानपूर्वक बातचीत को बढ़ावा मिले। टिप नंबर 5, चिंतन, प्रश्न और व्याख्या करके दूसरों को ठेस पहुंचाने की संभावना को कम करें। बातचीत शुरू करते समय दूसरों की राय के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है। जो कुछ भी साझा किया जा रहा है उसकी विषय वस्तु, विवरण और लहजे को ध्यान से सुनें। यदि आप चर्चा में योगदान दे रहे हैं तो तत्काल सहमति या असहमति की मांग करने वाले मजबूत बयानों के बजाय व्यापक प्रश्नों से शुरुआत करें। पैराफ्रेजिंग का उपयोग करके आप बिना अपना दृष्टिकोण थोपे किसी विषय पर अधिक विवरण पूछकर संवाद को सुचारू रूप से प्रवाहित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए पूछना, क्या आप विषय के बारे में अपने विचारों को विस्तार से बता सकते हैं? पैराफ्रेजिंग का उपयोग करके आप बिना अपना दृष्टिकोण थोपे किसी विषय पर अधिक विवरण पूछकर संवाद को सुचारू रूप से प्रवाहित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए पूछना, क्या आप विषय के बारे में अपने विचारों को विस्तार से बता सकते हैं? और फिर उनके जवाब को संक्षेप में प्रस्तुत करना उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण भावनात्मक दांव को कम करके अधिक सार्थक आदान प्रदान की ओर ले जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने की इच्छा दिखाने से बातचीत में जुड़ने, सीखने और संघर्षों से बचने की हमारी क्षमता बढ़ती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी राय का सम्मान किया जाता है और खुले दिमाग से उनकी बात सुनी जाती है, तो वे अधिक ग्रहणशील होते हैं। साझा विचारों को स्वीकार करने, बयानों को नियंत्रित करने और सकारात्मक टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से बातचीत की ग्रहणशीलता का प्रदर्शन बातचीत को अधिक रचनात्मक और आनंददायक बना सकता है। इसमें दूसरों के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से पहचानना, समानताएं ढूंढना और समझ व्यक्त करना शामिल है, जो अधिक खुले और उत्पादक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। अनुप्रयोग नंबर 2, टोस्ट जो लुभाते हैं और श्रद्धांजलि और परिचय भी। टोस्ट, श्रद्धांजलि और परिचय विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि उत्पाद लॉन्च, पैनल, विवाह, क्विंसेनेरा, अंतिम संस्कार या लंच पर अचानक बोलने के लिए अक्सर अवसर प्रदान करते हैं। इन क्षणों में स्वाभाविक झुकाव व्यक्तिगत धारणा के बारे में चिंता करने का हो सकता है। हालांकि ये उदाहरण वक्ता के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों का सम्मान करने और जश्न मनाने के बारे में है, चाहे वे व्यक्ति हों, टीम हो या संगठन। इस तरह की उत्सवपूर्ण टिप्पणियां, जिन्हें कभी कभी महज औपचारिकता माना जाता है, वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सम्मान, प्रशंसा, जुड़ाव और समझ व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। इसके अलावा वे कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार कर सकते हैं, दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और बाद के वक्ताओं के लिए अपेक्षाएं निर्धारित कर सकते हैं। उत्सव या स्मरणीय भाषणों के अनुरोधों का जवाब देते समय मैट अब्राहम्स एक संरचित दृष्टिकोण की सिफारिश करते हैं, जिसे वॉट फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सार्थक और प्रभावशाली संदेश तैयार करना है। W, हम यहाँ क्यों हैं? सबसे पहले सभा का कारण स्पष्ट करें। यह किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाने, किसी प्रियजन को याद करने, टीम की उपलब्धियों को स्वीकार करने आदि के लिए हो सकता है। H, आप कैसे जुड़े हैं? घटना के विषय से अपने संबंध के बारे में बताएं। इससे दर्शकों के साथ आपकी विश्वसनीयता और जुड़ाव स्थापित करने में मदद मिलती है। A, किस्से या सीख। प्रासंगिक कहानियां या सबक साझा करें जो सम्मानित किए जा रहे व्यक्ति, टीम या संस्था के गुणों या योगदान को उजागर करते हों। ये किस्से दिलचस्प, प्रासंगिक और संक्षिप्त होने चाहिए। T, धन्यवाद। समापन में उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें और शुभकामनाएं दें जिनका सम्मान किया जा रहा है
या जिन्हें याद किया जा रहा है, तथा इस अवसर की सकारात्मक भावनाओं को सुदृढ़ करें। चरण कार्यक्रम का उद्देश्य अपने दृष्टिकोण से कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करके शुरुआत करें। यह न केवल दर्शकों का ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि वे क्या उम्मीद कर सकते हैं। कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करके आपके पास अपनी भावनाओं को साझा करने, इसके महत्व पर जोर देने और उत्सव या स्मरणोत्सव की शुरुआत करने का अवसर है। चरण 2, इवेंट से आपका जुड़ाव। यह संभव है कि कुछ उपस्थित लोग आपके बारे में या कार्यक्रम में आपकी भूमिका से परिचित न हों। इस समय का उपयोग यह बताने के लिए करें कि आप सम्मानित किए जा रहे व्यक्तियों या उद्देश्य से किस तरह जुड़े हुए हैं। यह आपके भाषण के विषयों पर कुछ पृष्ठभूमि प्रदान करने और यदि उपयुक्त हो तो हास्य का स्पर्श शामिल करने का भी एक उत्कृष्ट अवसर है। चरण 3, कहानियां और अंतर्दृष्टि साझा करना। यह वह जगह है जहां आप अपने संदेश का सार प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हास्य, भावनात्मक तत्व और मूल्यवान सबक शामिल होते हैं। कहानी सुनाने के बारे में मार्गदर्शन याद रखें। सुनिश्चित करें कि आपके किस्से संरचित, उचित, संक्षिप्त हों और उनमें स्पष्ट संदेश हो। अपने स्वागत से अधिक समय तक बिना जुड़ाव बनाए रखने के लिए कुछ मिनटों की अवधि का लक्ष्य रखें। चरण 4, कृतज्ञता व्यक्त करना। अपने भाषण को श्रोताओं या जिन्हें आप सम्मानित कर रहे हैं या दोनों को धन्यवाद देकर समाप्त करें। यह उन व्यक्तियों या समूहों के बारे में कोई और पृष्ठभूमि विवरण जोड़ने का भी एक उपयुक्त अवसर है जिनका आप सम्मान कर रहे हैं। टोस्ट देने के लिए सुझाव। टिप नंबर 1, इसे संक्षिप्त रखें। टोस्ट, श्रद्धांजलि या परिचय में संक्षिप्तता का लक्ष्य रखें। बहुत लंबे भाषणों से आप जो संदेश देना चाहते हैं वह कमजोर हो जाता है, खासकर जब आप कई वक्ताओं के बीच हों। तो इस बात पर विचार करें कि आपका संदेश कार्यक्रम के व्यापक संदर्भ में कैसे फिट बैठता है। टिप नंबर 2, भावनाओं को अपनाएं। टोस्ट और श्रद्धांजलि अक्सर गहरी भावनाओं को जगाती हैं, चाहे वह खुशी की हो, जैसे कि शादी या ग्रेजुएशन में, या दुख की, जैसे कि अंतिम संस्कार या सेवानिवृत्ति। भावनात्मक रूप से अभिभूत होने की संभावना के लिए तैयार रहें। यदि आपको लगता है कि आपको संयम बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, तो किसी को आपका समर्थन करने के लिए पहले से ही तैयार रखें या मंच से शालीनता से बाहर निकलने के लिए समापन टिप्पणी तैयार रखें। टिप नंबर 3, सम्मानित व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। कहानी सुनाते समय खुद पर कम से कम ध्यान दें। अपने भाषण में मैं शब्द का इस्तेमाल सीमित रखें ताकि ध्यान उस व्यक्ति या समूह पर रहे जिसका सम्मान किया जा रहा है। टिप नंबर 4, सुनिश्चित करें कि कहानियां समावेशी और उपयुक्त हों। ऐसे किस्से चुनें जिनसे सभी उपस्थित लोग जुड़ सकें और आनंद ले सकें, तथा यह सुनिश्चित करें कि भाषा और विषय वस्तु पूरे श्रोतागण के लिए उपयुक्त हो। टिप 5, सद्भाव को बढ़ावा दें। आज की विभाजित दुनिया में अपने सार्वजनिक भाषणों में समानता की तलाश करें। अपने सिद्धांतों का त्याग किए बिना सार्वभौमिक रूप से प्रतिध्वनित होने वाले बयानों के साथ अपने दर्शकों को एकजुट करने का लक्ष्य रखें। आम जमीन ढूंढना अक्सर जितना लगता है उससे कहीं अधिक संभव होता है। टिप नंबर 6, दूसरों की सफलता में सहायक बने। अगले वक्ताओं के लिए एक अग्रदूत के रूप में अपनी भूमिका पर विचार करें। उनकी सफलता के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करें, जो कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए रनवे को साफ करने जैसा है। आवेदन नंबर 3, वह अपरिपूर्ण पिच बनाएं। मैट अब्राहम दूसरों के साथ सहज रूप से बातचीत करते समय सिर्फ विचार और राय साझा करने से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर देते हैं। उद्देश्य अक्सर उन्हें हमारे दृष्टिकोण को अपनाने या हमारे द्वारा लाभकारी समझे जाने वाले कार्यों को करने के लिए राजी करने तक फैला होता है। इसमें सहकर्मियों को हमारे विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्राहकों को हमारे उत्पाद खरीदने के लिए राजी करना, संभावित भागीदारों को पहली डेट के निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी करना, हमारे बच्चों को उनके व्यवहार को समायोजित करने और नियमों का पालन करने का आग्रह करना, पड़ोसियों से हमारी संपत्ति की सीमाओं का सम्मान करने का अनुरोध करना शामिल हो सकता है। श्रोताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करने के लिए अब्राहम्स अध्याय 5 में बताई गई रणनीति को अपनाने की सिफारिश करते हैं, जिसे समस्या समाधान लाभ के रूप में जाना जाता है। समस्या
एक आम चुनौती, मुद्दे या परेशानी बिंदु की पहचान करके शुरुआत करें जिसे आपके दर्शक अपना मानते हों। समाधान। फिर समस्या के समाधान के लिए बनाए गए विशिष्ट चरणों, प्रक्रियाओं, उत्पादों या विधियों का विवरण देकर समाधान प्रस्तुत करें। लाभ। प्रस्तावित समाधान को अपनाने से होने वाले लाभों और सुधारों पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकालें। अब्राहम्स बताते हैं कि यह संरचित दृष्टिकोण विभिन्न परिदृश्यों में प्रभावी है, जहां लक्ष्य दूसरों को राजी करना होता है। चरण एरियन। समस्या को ठोस रूप से बताएं। समस्या का वर्णन सीधे और सहज तरीके से करके शुरू करें। सुनिश्चित करें कि यह आपके दर्शकों के लिए समझने योग्य हो। समस्या को सुधार के अवसर के रूप में या सीधे एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करने पर विचार करें, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि कार्यस्थल पर किसी नए व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है, तो आप पूछ सकते हैं, क्या आप टीम की गतिविधियों के साथ कमतर आंखें जाने और बाहर होने से थक गए हैं? समस्या को महत्वपूर्ण बनाने वाली बातों पर प्रकाश डालें और उन सबूतों के प्रकारों के बारे में सोचें जो आपके श्रोताओं को प्रभावित करेंगे। समस्या को हल करना क्यों कठिन रहा है, इस पर चर्चा करना भी प्रभावी है। किसी विशिष्ट बाधा का उल्लेख करना। यह दृष्टिकोण न केवल समस्या की जटिलता पर जोर देता है, बल्कि आपके समाधान को विशेष रूप से प्रभावी माना जाने के लिए मंच भी तैयार करता है, क्योंकि यह इन बाधाओं को दूर करता है। चरण मंगरडो। समाधान का विवरण दें। ऐसा समाधान पेश करें जो आपके द्वारा बताए गए मुद्दे या अवसर के लिए व्यावहारिक और उपयुक्त दोनों हों। सुनिश्चित करें कि आपका स्पष्टीकरण आपके दर्शकों के लिए अनुकूलित हो, जिससे यह स्पष्ट और आकर्षक दोनों हो। यदि समाधान में कई चरण या घटक शामिल हैं, तो समझने में आसानी के लिए इन्हें पचने योग्य भागों में विभाजित करें। चरण नंबर 3। लाभ बताएं। अपने समाधान को अपनाने के लाभों का विस्तार से वर्णन करें। सबसे महत्वपूर्ण लाभों से शुरू करके अन्य लाभों तक आगे बढ़ें। यह प्राथमिकता निर्धारण आपके समाधान द्वारा लाए जाने वाले मूल्य को रेखांकित करने में मदद करता है, जिससे इसे अपनाने के लिए एक आकर्षक मामला बनता है। बोनस संरचना। किसी स्टार्टअप या विस्तारित व्यवसाय के लिए समर्थन मांगते समय आप इन संकेतों के साथ अपनी पिच की संरचना कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप, ताकि, उदाहरण के लिए, और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। बोनस संरचना का उदाहरण। क्या होगा अगर आप ग्राहकों के ऑर्डर को संभालने के तरीके को सरल बना सकें, जिससे दक्षता और वैयक्तिकरण दोनों में वृद्धि हो? इसका मतलब यह होगा कि आपके ग्राहकों के लिए डिलीवरी जल्दी होगी और आपके लिए भुगतान भी जल्दी होगा। उदाहरण के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कंपनी XYZ ने अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग की गति को 50% तक बढ़ा दिया है और अब 1 सप्ताह पहले भुगतान प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक संतुष्टि में काफी सुधार हुआ है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। हम जो जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, वह आपको सटीक सिफारिशें करने में सक्षम बनाती है, जिससे ग्राहकों को आपसे अधिक खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करके आपकी बिक्री बढ़ती है। दूसरों को समझाने की अपनी संभावना बढ़ाने के लिए इन तरीकों को आजमाएं। टिप नंबर 1। उपमाओं का उपयोग करें। सादृश्य या तुलना का उपयोग करके जटिल विचारों को आपके श्रोताओं के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। आप जिस मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं, उसके महत्व या प्रभाव की तुलना किसी परिचित चीज से करके आप समझ का पुल बनाते हैं। इसी तरह जब कोई समाधान प्रस्तुत करें, तो उसे किसी दूसरे क्षेत्र में झूठ सफलता से तुलना करें। उदाहरण के लिए, कम कार्ब आहार को प्रोत्साहित करने वाला एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर कह सकता है, कार्ब्स को कम करना उन लाभों के समान है जो आपने सप्ताह के दिनों में अपने वाइन सेवन को कम करने से देखे थे। यह दृष्टिकोण नई अवधारणा को अधिक प्रासंगिक और समझने में आसान बनाता है। टिप नंबर 2। सुसंगत समाधान प्रस्तुत करें। यह प्रदर्शित करना कि आपका समाधान पिछले सफल कार्यों या समान मुद्दों के लिए दृष्टिकोणों के साथ संरेखित है, दर्शकों की स्वीकृति को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप वेतन वृद्धि या पदोन्नति के लिए मामला बना रहे हैं, तो ऐसे अन्य लोगों के उदाहरणों का संदर्भ दें जिन्होंने समान उपलब्धियों के लिए ऐसे पुरस्कार अर्जित किए हैं। लोग ऐसे विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं जिनका सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड हो या जिनकी कोई पहचान योग्य मिसाल हो। टिप नंबर 3। लाभों को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करें। आप जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसका आपके श्रोताओं पर काफी असर हो सकता है।
मैट अब्राहम सिखाते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से लाभ प्रस्तुत करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई समाधान 75% बार सफल रहा है, तो 25% विफलता दर का उल्लेख करने के बजाय इस सफलता दर को उजागर करें। मैट अब्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि नुकसान से बचने की अवधारणा के साथ तालमेल बिठाते हुए व्यक्तियों को क्या हासिल होगा, इस पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। लोग आमतौर पर नुकसान और जोखिम से बचना पसंद करते हैं, भले ही इसका मतलब संभावित लाभ को छोड़ना हो। उदाहरण के लिए, कारों को बेचने की रणनीति पर विचार करें। किसी कार को इस्तेमाल किया हुआ लेबल करने से संभावित खरीदार संभावित अविश्वसनीयता या महंगी मरम्मत जैसे नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि यदि आप उसी कार का वर्णन पहले इस्तेमाल की गई के रूप में करते हैं, तो यह सकारात्मक फ्रेमिंग कथित जोखिम को कम करता है और कार के मूल्य और आकर्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे यह खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक बन जाती है। यह दृष्टिकोण आपके दर्शकों को प्रभावी ढंग से आकर्षित करने और उन्हें मनाने के लिए सकारात्मक फ्रेमिंग का लाभ उठाता है। टिप नंबर 4, बाधाओं का समाधान करें। दूसरों को मनाने के हमारे प्रयासों में हमारे प्रस्ताव के केवल सकारात्मक पहलुओं को उजागर करना आम बात है। हालांकि संभावित चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका समाधान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन बाधाओं को अनदेखा करने से हमारे दर्शकों के बीच हमारी विश्वसनीयता कम हो सकती है। एक आदर्श समाधान पर बेचे जाने की निराशा पर विचार करें, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह इसे लागू करने में आपके सामने आने वाली वास्तविक दुनिया की बाधाओं को अनदेखा करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मनचाही चीज आपकी पहुंच से बाहर दिखाई जा रही है और उसे पाने के लिए आने वाली बाधाओं को दूर करने के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है। यह अनदेखी असंवेदनशील लग सकती है और आपको निराश और असमर्थित महसूस करा सकती है। टिप नंबर 5, पूर्णतावाद को कम करें। अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय कुछ अपूर्णताओं को अपनाना वास्तव में लाभकारी हो सकता है। मार्केटिंग प्रोफेसर बाबा शिव कहते हैं कि अत्यधिक पॉलिश की गई प्रस्तुतियां अक्सर अधिक जांच को आकर्षित करती हैं, क्योंकि दर्शक अक्सर कमियां ढूंढते हैं। नए विचारों का मूल्यांकन करते समय यह संदेह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। शिव इस बात को स्पष्ट करने के लिए सिलिकॉन वैली की एक प्रसिद्ध कहावत का हवाला देते हैं। निवेश चाहने वाले उद्यमियों को उचित सलाह मिलने की संभावना अधिक होती है यदि वे अपने विचार को दोष रहित रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि यदि वे सलाह लेने के लिए निवेशकों से संपर्क करते हैं, तो उनकी अवधारणा की खामियों को स्वीकार करते हुए उन्हें फंडिंग मिलने की अधिक संभावना होती है। यह दृष्टिकोण बताता है कि अपने विचार में सुधार के क्षेत्रों को स्वीकार करना और उनके बारे में खुला होना संभावित समर्थकों के लिए इसे अधिक आकर्षक बना सकता है। आवेदन नंबर 4, प्रश्नोत्तर का कमाल। औपचारिक प्रस्तुति देते समय चमकना एक बात है, लेकिन उसके बाद होने वाले कम संरचित प्रश्न और उत्तर सत्रों को हम कैसे संभाल सकते हैं, और हम बैठकों और साक्षात्कारों जैसी आमने सामने की स्थितियों में अचानक पूछे जाने वाले प्रश्नों को कैसे संभाल सकते हैं। प्रश्नों का मौके पर ही प्रभावी ढंग से उत्तर देने तथा श्रोताओं की समझ को समृद्ध करने के लिए एक सीधी सादी रणनीति अपनाएं, जिसे मैट अब्राहम ADD कहते हैं। प्रश्न का उत्तर दें। एक स्पष्ट वाक्य में संक्षिप्त सीधे उत्तर से शुरुआत करें। एक उदाहरण विस्तार से बताएं। अपने उत्तर के समर्थन में विशिष्ट ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करें। मूल्य का वर्णन करें। लाभों पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकालें तथा स्पष्ट करें कि आपका उत्तर प्रश्नकर्ता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक ऐसा जवाब तैयार करना जिसमें एक स्पष्ट उत्तर, एक ज्वलंत उदाहरण और एक लाभ उन्मुख निष्कर्ष शामिल हो, महत्वपूर्ण है। याद रखें, ये विशिष्ट उदाहरण हैं जो अस्पष्ट कथनों की तुलना में हमारे साथ अधिक टिके रहते हैं, जिससे श्रोता की धारणा और समझ बढ़ती है। चरण 1, प्रश्न का सीधा उत्तर दें। पूछे गए सवाल का तुरंत सीधा जवाब दें। लंबे परिचय या असंबंधित जानकारी देने से बचें। सीधे और मुद्दे पर रहें। सवाल से बचना या टाल मटोल करने वाले जवाब देने से आपकी कथित ईमानदारी और विश्वसनीयता कम हो सकती है। चरण 2, एक सहायक उदाहरण प्रदान करें। अपनी बात को स्पष्ट करने वाला कोई प्रासंगिक उदाहरण चुनें। अपने श्रोताओं को परेशान या बोर किए बिना रुचि बनाए रखने के लिए विवरण स्पष्ट लेकिन संक्षिप्त रखें। विवरण का सही संतुलन विचलित करने के बजाय उन्हें जोड़े रखेगा। चरण 3,
लाभ और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। यह मत मानिए कि श्रोता आपके उत्तर के महत्व को स्वतः ही समझ लेंगे। प्रश्नकर्ता को अपने उत्तर के मुख्य लाभ और प्रासंगिकता को स्पष्ट रूप से बताएं। लाभों को स्पष्ट करने से आपके उत्तर के मूल्य को रेखांकित करने में मदद मिलती है और आपकी कथित विशेषज्ञता में वृद्धि होती है। टिप नंबर 1, प्रश्नों का पहले से अनुमान लगा लें, जबकि प्रश्नोत्तर सत्र अचानक लग सकते हैं। थोड़ी दूरदर्शिता आपकी तत्परता को बढ़ा सकती है। अपनी प्रस्तुति के मुख्य बिंदुओं या किसी भी चुनौतीपूर्ण पूछताछ से संबंधित संभावित प्रश्नों पर विचार करें। दर्शकों की पृष्ठभूमि और रुचियों पर विचार करके उनके प्रश्नों का अनुमान लगाएं। एडीडी ढांचे का उपयोग करके अपने उत्तर तैयार करना न केवल आपको अधिक आश्वस्त बनाता है, बल्कि आपको इन क्षणों का उपयोग अपने विषय में गहराई से जाने के लिए भी करने की अनुमति देता है। टिप नंबर 2, प्रश्नोत्तर सत्र को रणनीतिक रूप से शेड्यूल करें। प्रश्नोत्तर हमेशा समापन कार्य नहीं होता। यदि आपकी प्रस्तुति खंडित है, तो खंडों के बीच प्रश्नोत्तर खंड शुरू करना आपके दर्शकों को फिर से जोड़ने और उनसे जुड़ने का एक गतिशील तरीका हो सकता है। जुड़ाव बनाए रखने के लिए हर 10 मिनट में अपने दर्शकों से बातचीत करने का लक्ष्य रखें और पहले से ही स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें कि प्रश्नों को कब और कैसे संभाला जाएगा। टिप नंबर 3, स्पष्ट प्रश्नोत्तर दिशा निर्देश स्थापित करें। आप प्रश्नों की संख्या, इस खंड के लिए आवंटित समय और स्वीकार्य विषयों के दायरे के बारे में स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करके प्रश्नोत्तर सत्रों के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इन सीमाओं को पहले से स्थापित करने से आप सत्र के फोकस और प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए विषय से हटकर पूछताछ को शालीनता से नेविगेट या अस्वीकार करने में सक्षम होते हैं। टिप नंबर 4, प्रश्नोत्तर को प्रभाव के साथ समाप्त करें। प्रश्नोत्तर सत्र को एक मजबूत नोट पर समाप्त करना महत्वपूर्ण है। एक सम्मोहक अंतिम संदेश तैयार करके नीरस समापन से बचें, जो आपकी प्रस्तुति के सार को दर्शाता हो। पहले से ही एक यादगार समापन कथन तैयार करना सुनिश्चित करता है कि आप दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ें। टिप नंबर 5, अपने स्वयं के प्रश्न से शुरुआत करें। कभी कभी दर्शकों से पहला सवाल पूछना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर चुप्पी बनी रहती है, तो खुद से एक तैयार सवाल पूछने में संकोच न करें, जो मुख्य अंतर्दृष्टि को उजागर करता है या आम जिज्ञासाओं को संबोधित करता है। यह बैक पॉकेट सवाल संवाद को गति दे सकता है और संलग्न होने के लिए आपकी उत्सुकता को प्रदर्शित कर सकता है। अपने सक्रिय दृष्टिकोण और दूरदर्शी रणनीतियों को प्रदर्शित करके संभावित सुधारों या चुनौतियों को संबोधित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें। एप्लीकेशन नंबर 5, फीडबैक जो फ्लॉप नहीं होता। फीडबैक को समाधान पर मिलकर काम करने के अवसर के रूप में प्रस्तुत करके हम अक्सर बेहतर तत्काल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और समय के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। केवल अपनी राय साझा करने पर ध्यान केंद्रित करने से पदानुक्रम की भावना पैदा हो सकती है या उसे मजबूत किया जा सकता है, जिससे दूसरों के लिए वास्तव में सुनना मुश्किल हो जाता है। अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम किसी विषय पर अंतिम शब्द हैं, तो हम उन लोगों को निष्क्रिय भूमिका में डाल देते हैं जिन्हें हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे अच्छी स्थिति में उन्हें संदेश तो मिल जाता है, लेकिन टीम वर्क का अवसर खो देते हैं। सबसे खराब स्थिति में उन्हें हमला या आलोचना महसूस हो सकती है, जिससे वे रक्षात्मक या प्रतिरोधी बन सकते हैं। 4 आई सूचना। सबसे पहले उस कार्य या दृष्टिकोण के बारे में ठोस, विशिष्ट अवलोकन प्रदान करें जिसके बारे में आप फीडबैक प्रदान करने जा रहे हैं। प्रभाव। दूसरा, बताएं कि कार्रवाई या दृष्टिकोण का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। आमंत्रण। तीसरा, उस कार्रवाई या दृष्टिकोण को संबोधित करने के लिए सहयोग का अनुरोध करें जिस पर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। निहितार्थ। चौथा, आप जो परिवर्तन सुझा रहे हैं उन्हें अपनाने या न अपनाने के सकारात्मक और या नकारात्मक परिणामों का विस्तार से वर्णन करें। ध्यान में रखने योग्य कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं। टिप नंबर 1, तैयारी करें। प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विचार करना लाभदायक होगा। उस व्यक्ति के व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है जिसे हम समस्यात्मक मानते हैं? फीडबैक देने या न देने के क्या परिणाम होंगे? हम व्यवहार में कौन से विशिष्ट परिवर्तन देखने की आशा कर रहे हैं? टिप नंबर 2, समय पर रहें। फीडबैक सबसे ज्यादा प्रभावी तब होता है जब यह समय पर दिया जाता है। किसी समस्या के होने के तुरंत बाद उसका समाधान करना
यह सुनिश्चित करते हुए कि भावनाएं शांत हो गई हैं, अधिक रचनात्मक परिणाम दे सकता है। टिप नंबर 3, संदर्भ का सम्मान करें। जिस माहौल में फीडबैक दिया जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात पर विचार करें कि फीडबैक प्राप्त करने के लिए माहौल और समय उपयुक्त है या नहीं। साथ ही फीडबैक प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मौजूदा परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें। टिप नंबर 4, सही लहजा अपनाएं। हमारी प्रतिक्रिया का लहजा उसके ग्रहण को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। 4 के ढांचे का उपयोग करके लहजे को निर्देशित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे इच्छित रूप में प्राप्त किया गया है। टिप 5, संतुलित रहें। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के साथ संतुलित करने का प्रयास करें। सकारात्मक टिप्पणी से शुरुआत करने से आप उस व्यक्ति और उसके काम में जो मूल्य देखते हैं उसे उजागर कर सकते हैं, जिससे वे रचनात्मक टिप्पणियों के लिए अधिक खुले रहेंगे। टिप 6, भावनाओं पर नजर रखें। फीडबैक के प्रति प्राप्तकर्ता की भावनात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। रक्षात्मकता या परेशानी के संकेत संदेश को देने के तरीके में बदलाव की मांग करते हैं। टिप नंबर 7, ध्यान केंद्रित रखें। फीडबैक देते समय याद रखें कि कम से ज्यादा हो सकता है। एक बार में बहुत ज्यादा पॉइंट देने से प्राप्तकर्ता अभिभूत हो सकता है, जिससे उनके लिए फीडबैक को आत्मसात करना और उस पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। स्पष्टता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फीडबैक को प्राथमिकता दें। एप्लीकेशन नंबर 6, माफी मांगने का रहस्य। माफी मांगने की कला में महारत हासिल करना एक अमूल्य कौशल है, खासकर तब जब हम अधिक सहज बातचीत में शामिल होते हैं और अपने वास्तविक रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। फिर भी कई लोग ईमानदारी से माफी मांगने की बारीकियों से जूझते हैं। ऐसे मामलों में जहां हमने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाई है, एक अयोग्य माफी समस्या को और बढ़ा सकती है, जिससे भावनाएं अनसुलझी रह जाती हैं। कमजोरी का प्रतीक होने के बजाय सच्ची माफी मांगना साहस और ईमानदारी का प्रदर्शन है। यह हमारे रिश्तों के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है, यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जिनसे हम कम परिचित हैं। यह गर्व के बजाय सद्भाव और आपसी सम्मान को प्राथमिकता देने की इच्छा को दर्शाता है, जिससे सभी के लिए सकारात्मक माहौल बनता है। सूत्र इस प्रकार है। ए, स्वीकार करें। सबसे पहले आपत्तिजनक व्यवहार की पहचान करें और उसकी जिम्मेदारी लें। ए, सराहना। दूसरा, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि आपके अपराध का दूसरों पर कैसा प्रभाव पड़ा है। ए, सुधार। तीसरा, विस्तार से बताएं कि आप अपने अपराध की भरपाई कैसे करेंगे। यह भी बताएं कि स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे या क्या नहीं करेंगे, या आपकी सोच में क्या बदलाव आएगा। चरण 1, कार्रवाई को स्वीकार करें और जिम्मेदारी स्वीकार करें। सच्ची माफी सीधे तौर पर गलत काम को स्वीकार करने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करने से शुरू होती है। ऐसी माफी न मांगें जो दूसरों पर दोष मढ़ने से बचें, जैसे कि अगर मैंने जो कहा उससे आपको ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है, जिससे यह संकेत मिलता है कि समस्या आपके कार्यों के बजाय दूसरे व्यक्ति की संवेदनशीलता में है। अपने व्यवहार के लिए औचित्य या बहाने पेश करने के बजाय यह स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है कि आपने क्या किया या क्या करने में विफल रहे। माफी के प्रभावी होने के लिए अपने कार्यों की वास्तविक जिम्मेदारी लेना जरूरी है। चरण नंबर 2, प्रभाव की सराहना करें। खेदजनक कार्य की पहचान करने के बाद अगला कदम इससे प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके कार्य न केवल गलत थे बल्कि हानिकारक भी थे। भावनात्मक संकट सहित प्रभाव के पूर्ण दायरे के बारे में जागरूकता प्रदर्शित करना प्रभावित व्यक्ति को यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं। चरण नंबर 3, विस्तार से बताएं कि आप सुधार कैसे करेंगे। माफी मांगने में सिर्फ जिम्मेदारी लेना और प्रभावित पक्ष के साथ सहानुभूति जताना ही शामिल नहीं होना चाहिए। इसमें सुधार करने की प्रतिबद्धता भी शामिल होनी चाहिए। समस्या की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आप जो विशिष्ट कदम उठाने का इरादा रखते हैं, उन्हें बताए बिना माफी बेबुनियाद लग सकती है। स्थिति को सुधारने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी योजना का विवरण देना न केवल आपकी माफी की ईमानदारी को रेखांकित करता है, बल्कि जवाबदेही के लिए भी रास्ता खोलता है। यहाँ कुछ और विचार दिए गए हैं कि आप किस प्रकार ईए का उपयोग बढ़ा सकते हैं और अपनी क्षमा याचना के प्रभाव को बेहतर बना सकते हैं।
टिप नंबर 1, पहले से माफी ना मांगे। किसी दुर्घटना में माफी मांगना, जैसे कि देर से आना या किसी भी रूप में अपमान करना, विचारशील लगना हो सकता है, लेकिन आवश्यक रूप से आपकी विश्वसनीयता और तैयारी पर सवाल उठाना है। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है कि मैं 30 मिनट की देरी से आ सकता हूं, इसलिए मैं पहले से माफी मांगता हूं। विलंब को रोकने के लिए समायोजन क्यों नहीं किया गया? पूर्व माफी जासूस में आने वाली आरामदायक को कवर किया जा सकता है, जिससे दस्तावेजों के लिए इसे नोटिस करना और याद रखना अधिक संभव हो जाता है। टिप नंबर 2, माफी वफादारी में बहुत देर हो चुकी है। हालांकि देर से माफी मांगना कभी कभी माफी का आदर्श से बेहतर होता है, लेकिन समय का सही होना बहुत मायने रखता है। तात्कालिक परिस्थितियां हमेशा के लिए तुरंत माफ कर दी जाती हैं। हालांकि माफी बेसिक में बहुत देर से समस्या और भी जटिल हो सकती है, इसलिए विश्वसनीयता से और तरीके से पूछताछ करने के लिए सही समय ढूंढना है। टिप नंबर 3, विशिष्ट, स्पष्ट और आकर्षक बने रहें। एक प्रामाणिक और निश्चित माफी बारंबार समानता होती है। अपराध बोध या चिंता से प्रेरित अतिशय माफी मांगना प्राप्तकर्ता को स्वीकार कर सकते हैं और आपके संदेश की सत्यता को कम कर सकते हैं। बार बार माफी मांगना या छोटी मोटी या महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए माफी मांगना नहीं है। माफी का सार संक्षेप के लिए ही मांगी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका महत्व बनाया जा रहा है। माफी मांगने के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण से आपके शब्दों के प्रभाव और मूल्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, यह था तेजी से सोचो, साहस से बात करो का सारांश। अगर आप अपनी सोचने की गति और बोलने के साहस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही दिलचस्प किताबों के सारांश पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।